सबसे पहले तो मैं सभी जो जुड़ने वाले अपने जैविक जो किसान भाइयों हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। जैविक खेती के ऊपर अब अपना टॉपिक है। और जैविक खेती हमको क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। अभी मैं फार्म पे हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि 5 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। जैविक खेती के इनपुट में जो हमारे अभी मैं यहाँ पे जो स्थिति बताता हूँ, यहाँ पे हमारे 4 तो पेड़ है, वर्मी कंपोस्ट के पेड़ लगाए हुए हैं हमने। और 2 नाड़े पे। और आपके जीवामृत घनामृत बनाने के सारे इनपुट है यहाँ पे। और कुछ जैसे बेल से चलने वाले हल है, बखर है, डोरा कुल्पा है। इन्हीं के मार्फत से परंपरागत तरीके से सारा हमारे फार्म पे यहाँ पे जो शस्य क्रिया है खेती में वो होती है। अब थोड़ा सा अपन इसके ऊपर जाएंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी जैविक खेती की। इसका मुख्य कारण है कि एक तो दिनों दिन हमारी जो जमीनें थी वो इतनी कठोर होने लगी थी। मैं भी अब 15 साल पहले ये रासायनिक खेती करता था। और जिसके बाद में मैंने देखा कि 2-3 साल तक तो उत्पादन बढ़ा था इससे, रासायनिक खेती से। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अ, लागत इतनी बढ़ गई कि जो अपना जो पैदा होती थी अपनी उससे कहीं गुना ज्यादा लागत बढ़ने लगी थी इससे, रासायनिक खेती से। तो उससे बाज आकर हमने कुछ पहले 1 एकड़ से शुरुआत करी जैविक खेती की। और 1 एकड़ से शुरुआत करने के बाद में हमने देखा कि जो वहाँ का जो गेहूं पैदा हुआ था उस साल में हमने बिल्कुल भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर नहीं डाला। वहाँ का जो उत्पादन हुआ था उस उत्पादन को जिसकी रोटी और जिसकी दाल इतना स्वादिष्ट था कि जो परंपरागत जो पहले की जो अपना अनाज होता था उसी हिसाब से उसका स्वाद और उसका जो कलर में भी फर्क आया। जैसे हल्दी खेती करते थे तो रासायनिक खेती से कई गुना ज्यादा अच्छा कलर आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन इसको थोड़ा सा प्रचार के रूप में बढ़ाए। तो फिर धीरे धीरे अपने फार्म पे मैंने 5 एकड़ शुरुआत करी। अभी मेरे पास में 15 एकड़ पे मैं पूर्णतः जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। और इसके विषय में आपको कोई बताना भी हो तो आप बीच बीच में बोल भी सकते हो, ताकि अपन कुछ जैसे वार्तालाप में बोलूंगा उधर से तो आप वहीं से भी आप थोड़ा क्वेश्चन कर सकते हो, तो मैं थोड़ा सा बताने में मुझे आसानी होगी। अभी आप बेल बेल तो हर बेल से खेती करते हैं क्या 15 एकड़? हर्बल भी कर रहे हैं सर हम। अपना 8 एकड़ में हर्बल खेती कर रहे हैं। और बाकी की जगह में ये अनाज वाली खेती कर रहे हैं, जिसमें अपना गेहूं है, दालें हैं अपनी। और कुछ मसाले हैं जिसमें धनिया है, जीरा है, सौंफ है, राई है आपका। और कलौंजी है, अलसी है, ये वाली भी कुछ अपने 6-7 एकड़ में ये भी है अपनी। मेरा एक मैंने ये पूछा है, आप जो हल और बैल वाली बात मतलब हल से बोते हैं या ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं? नहीं सर, ट्रैक्टर का प्रयोग तो गहरी जुताई के लिए करते हैं। जैसे गर्मी में जो खेत खाली रहते हैं ना उसको पलटी पलो या उससे करते हैं। और कुछ जैसे डोरा चलाना है, ये दूसरे थोड़े छोटे मोटे कार्य ये फिर बेल से करते हैं। जो ट्रैक्टर से नहीं होता वो कार्य अपन बेल से करते हैं। हल से करते हैं, हल हल बैल। हाँ, हल 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 बेल से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक यहाँ पे सारे जैसे गाय भी पाल रखी है मैं हमने, तो गाय को भी जैसे उसका जो मूत्र निकलता है उसको भी अपन एक नाली के माध्यम से एक जगह इकट्ठा संचय करवा करते हैं उसको। और उसी गोमूत्र को अपना यूज भी करते हैं। और कुछ मात्रा में जो अपने जो रिलेटेड किसान है, जो जुड़ने वाले किसान है, उनको भी अपन 4 रुपए 5 रुपए लीटर में उनको भी सप्लाई कर देते हैं। क्योंकि आजकल समस्या ये आई सर कि रासायनिक खेती करने से क्या हुआ कि कुछ अपने किसानों की क्या हुआ कि एक आलसपन आ गया कि कौन गोमूत्र इकट्ठा करेगा, कौन गोबर करेगा, ये करेगा। तो थोड़ा सा अपन उसको ये चाहते हैं कि उनको
वो तैयार भी मिल जाए, जैसे हमने जीवामृत बनाया, बीजामृत बनाया, तो तैयार भी उनको दे देते हैं कुछ नॉमिनेट पैसों से, तो ताकि उनको भी थोड़ा सा उसकी तरफ रुचि बढ़े। जैसे आदमी क्या करता है सर कि कौन इसको वो घोलेंगे, कौन रोज इसमें डंडा हिलाएंगे और कौन तैयार करेंगे, तो थोड़ा सा हमने ये भी देखा कि उसके हिसाब से भी अपन कुछ रेडी माल भी यहाँ पे रखते हैं। कितनी देसी गाय हैं अपने पास? अपने पास में सर अभी 5 गाय हैं और 3 बछड़े हैं, छोटे छोटे बछड़े हैं। और भैंस भी जीवामृत, उन्हें दूध, भैंस भी है अपने जीवामृत, पास। जीवामृत बनाने की विधि बताने का कष्ट है। जी जी। सर जीवामृत के लिए मैं 200 लीटर के ड्रम का मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। 200 लीटर अपन इसमें जो ड्रम रहता है, प्लास्टिक का ड्रम लेना है अपन को, मिट्टी अपना इसका जो लोहे का नहीं लेना है, प्लास्टिक का ड्रम लेना है। प्लास्टिक के ड्रम में हम क्या करते हैं कि 10 किलो तो गोबर लेते हैं और 10 लीटर जो गोमूत्र लेते हैं, और फिर 2 किलो जो बेसन अपना, चाहे कौन सा भी आटा ले लो बेसन का, जैसे दाल दाल का आटा, चाहे इसमें चने का भी ले सकते हैं, मूंग का भी ले सकते हैं, उड़द का भी ले सकते हैं। और 500 ग्राम से लगा के किलो तक जो बड़ रहता है अपना, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी, या अपने जो मेड़ रहती है, खाली पड़त जमीन रहती है, उसकी मिट्टी ले लो आप, और उसको 48 घंटे तक अपन को सुई की दिशा में उसको घोलना है, उसी ड्रम के अंदर सुई की दिशा में घोलना है उसको, दिन में 2 बार घोलो उसको। और आपका 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका जीवामृत बन जाता है। और उसी को नाली में जैसे पानी बहाते हैं हम, तो क्या करते हैं कि नाली बहाते हैं, उसके ऊपर वो टूटी कर रखी है हमने जो उसकी नल की, तो उसको हल्का सा खोल देते हैं, तो पानी के साथ में बह बह के जो सिंचाई करते हैं, प्रथम सिंचाई खेत में करते हैं, उसके साथ में बहा देते हैं। तो उससे क्या होता है सर कि जो जीवाणु बैक्टीरिया रहते हैं, वो अपने जो जमीन के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये जो तत्व रहते हैं, उनकी सारी की पूर्ति हो जाती है खेत में। और जमीन भी अपनी एक ऐसी गंध आती है उसमें कि बहुत बढ़िया खुशबू भी आती है। और पहले हमने आधा एकड़ में शुरुआत करी थी इसको, और अभी समझ लो कि पूरी पूरी जमीन में यही देते हैं हम, तो 2 से 3 बार देते हैं इसको। ये पहले जब खेत में पहली बार देते, या बोने के पहले देते क्या बाद में देते? नहीं सर, बोने के समय ही देते हैं, जैसे फर्स्ट पानी देते हैं हम, क्योंकि इसको नमी की आवश्यकता रहती है सर। यदि अपन सूखे में दे रहे हैं इसको, तो सूखे में क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर कुछ बढ़ा हुआ रहता है, तो उसमें क्या होता है कि ये इसके जो बैक्टीरिया है ये मर जाएंगे आपका। तो हम अपन चाहते हैं ये कि नमी में ही इसको प्रवाहित करें अपन, पानी के साथ में, मिट्टी में। तो फसल बोने के बाद अपन जीवामृत आप प्रयोग करते हैं? जी नहीं, फसल जैसे आज फसल बो दी अपन ने और फर्स्ट पानी लगा रहे हैं अपन, उसमें देते हैं अपन उसको, पहला पानी जो लगाते हैं उसमें। और जैसे अपन पलेवा कर रहे हैं जमीन का, यदि पलेवा कर रहे हैं, पलेवा 2 तरह से बुआई होती है। एक तो पलेवा करके फिर जोत के फसल बोते हैं, और एक क्या करते हैं कि अपना बोने के बाद में फर्स्ट पानी लगाते हैं। 2 तरह से हमारे जैसे ये होती है इसमें। तो जैसे खरीफ की फसलें जो ऊपर मानसून वाली फसलें हैं, उसमें तो प्रथम पानी गिरता है अपना, पहला पानी जो गिरता है अपना 20 से 25 जून के आसपास में पानी गिर जाता है। जो प्रथम बुआई करते हैं अपन, प्रथम हकाई जुताई करते हैं, उस समय उसको डाल देते हैं, फिर भी नमी होनी चाहिए खेत में। जी जी, बहुत खूब। आदरणीय राधेश्याम भैया, अभी हमने रंजना जी ने बताया कि आपके साथ 12,000 किसान जुड़े हैं, कुछ 10-12 गांव में आपका जी जी। जी जी। कोई एफपीओ वगैरह कुछ बनाया है क्या? सर मेरा एफपीओ तो क्या कि मेरा पर्सनली एफपीओ है, मैंने कोई शासकीय ऐसा कोई एफपीओ नहीं बनाया। मेरा परिहार एग्रो हर्बल्स एंड एग्री बिजनेस के नाम से मेरा खुद का ही एफपीओ है, समझ लो आप, एफपीओ समझ लो या ग्रुप समझ लो, कुछ भी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्राइवेट अपना शासकीय एफपीओ में थोड़ी सी, मेरे 2-3 जो किसानों ने बनवाया था, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने सोचा कि अपन खुद का ही बनाए ताकि अपना आजीवन चलता रहे ये। तो इसमें मैं किसानों को सर साल में 2 बार यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखता हूँ, और जो जितने भी किसान आते हैं उनका सारा यहाँ पे 2 दिन का रहने का व्यवस्था करता हूँ मैं उनकी। और उनके जो जैसे औषधि खेती में अधिकतर मेरा फोकस है, औषधि की खेती, जैविक और औषधि की खेती। औषधि खेती में अश्वगंधा है, सतावर है, सफेद मूसली है, अकरकरा है, आपका कलौंजी है, ये वाली फसलें मेरे सब गोल है। सिर्फ 10 से 15 तरह की फसल किसानों को थोड़े थोड़े डेमो के रूप में मैं यहाँ पे देता हूँ। और फिर उनकी जो सॉइल की कंडीशन देख के, उनकी वहाँ का क्लाइमेट देख के,
उसका चयन करते हैं अपन जमीन का, और फिर उसको बुआ के फिर उनका जो रिप्लेसमेंट माल जो बनता है वो माल भी मैं यहाँ पे खरीद लेता हूँ, और यहाँ पे अपना प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखा है उन चीजों का। जैसे प्रसंस्करण भी लगा रखा है, उनका पाउडर बनाना, उनका ग्रेडिंग करके पैकेजिंग बनाना। तो ऐसे पहले साल में मेरे 10-15 किसान जुड़े थे, आज से 2009-10 में। और फिर दूसरे किसान जुड़ने लगे, और परंपरागत जो फसलें बोते थे वो अधिकतर गेहूं और सोयाबीन के ऊपर ही हमारे क्षेत्र में निर्भर रहते थे। तो उनको अपन ने इस तरफ लाए, जैविक औषधि की खेती की तरफ लाए, तो अच्छा उनको फायदा भी मिल रहा है उससे। और उनका जो दूसरी फसल थी उनसे कम से कम 2 गुना ज्यादा तो बेनिफिट उनको मिल ही गया। आप प्रोसेस करते हैं पर इसकी सदावर जी की जी या जी। ये मशीन। अभी की प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है सर, फार्म पे ही होती है इन चीजों की। अच्छा, आप यहाँ से खरीदते हैं किसानों की? हाँ, किसानों से माल भी खरीदते हैं अपन, और खुद भी यहाँ पे ग्रो करते हैं, और अपना मालवा माटी के नाम से अपना खुद का ब्रांड भी बनाए रखा अपन ने, मालवा माटी के नाम से। तो अपना ऑनलाइन भी जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इस पे भी कुछ माल जाता है अपना। और जहां जहां भी जैसे कृषि मेले रहते हैं, कृषि महोत्सव रहता है अपना, जो मेले लगते हैं बड़े बड़े, जैसे सेंट्रल में है अपना, दिल्ली में है अपना, वहाँ पे भोपाल में है, ऐसे वहाँ पे भी अपना जो शॉप रहती है वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी अपना अच्छा प्रचार प्रचार हो जाता है उस चीजों का, और किसान भी अपने अच्छे जुड़ जाते हैं वहां से। जितने किसान आपसे जुड़े हैं वो किसानों का प्रमाणीकरण है क्या? उसमें जैविक। सर कुछ तो जैविक वाले हैं सर, और कुछ अजैविक भी है उसमें। जैसे मेरे पास में जो किसान जुड़े उनमें कम से कम 45 किसान तो सर्टिफाइड है, जैसे एमपी सोका से सर्टिफाइड है, एमपी सोका से मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण से सर्टिफाइड है, और कुछ अजैविक है सर। तो अजैविक वाला का क्या करते हैं, हमारे पास में सर ये नीमच मंडी पड़ती है यहाँ से, तो नीमच मंडी में हमारे अच्छी लिंक जुड़ी हुई है, तो उन को हम डायरेक्ट, जैसे कलौंजी है आपका, अश्वगंधा है, मूसली है, ये वाली चीजें हम उनको यहाँ से सप्लाई कर देते हैं उनको, वो आड़त के मार्फत से उनको सप्लाई कर देते हैं। तो जैविक वाले का हम प्रोसेस करके पैकेजिंग करके बेचते हैं, और अजैविक रहता है उनका खाली उसको ग्रेडिंग करना है, हमको ग्रेडिंग करके सप्लाई कर देते हैं। अ, क्या है जो अभी जिनका जैविक जैविक प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, अपने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है अपना, पतंजलि से संचालित है, उसके द्वारा आदरणीय बने सिंह जी ने यहाँ लगभग 40-50 किसानों का प्रमाणीकरण कराया है। तो जी अपन जी उन किसानों का प्रमाणीकरण जरूर करा लें। दूसरा, जी अभी आने वाले समय में हमारा जी जैविक खेती का प्रशिक्षण जो आप जी लगाते, जैसे आप किसानों को बुलाते ही हैं वहां पे, जी तो एक जी हमारा 7-8 दिन का प्रशिक्षण होगा, जी लगभग 60-70 घंटे का। तो वो प्रशिक्षण भी अपन उनको जी जैविक खेती प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण कराने के लिए अपन इन किसानों को जो जितने भी अपने पास जुड़े हैं, तो वहां पे चूंकि बने सिंह जी जी ने भी बात रखी थी कि किसानों का प्रशिक्षण होना चाहिए, तो अब प्रशिक्षण आने ही वाला है, थोड़ा जी ये समय लगेगा है। और ये प्रशिक्षण लगभग जब शुरू जी होगा तो उसके लिए अपन तैयारी कर ले कि हमको किन किन किसानों को अपन को जी प्रशिक्षण देना है, उनकी सूची वगैरह बना ले, तो अपन उनको और ज्यादा प्रशिक्षण दे करके और प्राकृतिक और जैविक खेती में निपुण कर सकते हैं, ताकि आपका जो अजैविक जी जी किसान है वो जैविक उत्पादन करें। और जो आपने कहा है कि 1 एकड़ आधा एकड़ से जैसे ही आपने शुरू किया है, इसी प्रकार से सारे किसान जी हम 1-1 बीघा में भी अगर वो शुरुआत जी करते हैं, तो उनके लिए ये 1 बीघा, फिर 1 एकड़, फिर आगे बढ़ते जाएंगे वो। तो पहले अपने घर से जी शुरुआत कराएं। यही अपेक्षा आपसे रखते हैं कि आप जितने भी किसान हैं उनको ऐसा ही कराएं। बाकी आपका जो आप कर रहे हैं वो और क्या कर रहे हैं आप वो भी बताने का कष्ट करें। जी जी। इसके साथ में सर हम जैसे जो औषधि के साथ साथ में जैसे हल्दी है, हल्दी का प्रसंस्करण यही करते हैं। हल्दी को उसमें कर्क्यूमिन के ऊपर डिपेंड रहता है सर अधिकतर। तो पहले क्या कि हमने 2 साल तक हल्दी को उबाला था, उबालने के बाद में हमने देखा कि उसमें कर्क्यूमिन की मात्रा थोड़ी सी कम रह गई, मतलब मैंने लेबोरेटरी में टेस्ट कराया तो 3.5 से 4% ही मात्रा निकली उनकी, कर्क्यूमिन की मात्रा हल्दी के अंदर प्रोसेस करने के। तो हमने हल्दी को छोटे छोटे चिप्स के रूप में टुकड़े करे, और टुकड़े करने के बाद में छत पे डाल दिए उसको, और गर्मी में जैसे अपना अभी मार्च अप्रैल में अच्छी गर्मी पड़ती है हमारे इधर, तो उसमें हमने उसको सुखाया, और उसको सुखाने के बाद में उसको पाउडर बनाया सर। तो मैं फिर लेबोरेटरी में टेस्ट कराया तो उसमें 5.5% तक कर्क्यूमिन की मात्रा निकली उसके हल्दी के अंदर। तो
हमने ये नवाचार करके उस, अब जो जितने भी मेरे से जो किसान, जीवित किसान जुड़े हैं, उनको भी हमने यही प्रोसेसिंग बताई कि एक तो लकड़ी की भी बचत होगी, आपको लकड़ी जलाने से उबाल बाहर करना वो भी बचत होगी, और आपकी जो हल्दी की क्वालिटी है वो भी बेस्ट, बेहतर हल्दी की क्वालिटी अपन दे पाएंगे। तो अभी जो मेरे पास में सर 2 एकड़ की पिछले साल हल्दी थी, तो लगभग लगभग सभी 300 रुपए किलो के हिसाब से पाउडर फेम में सारी बिक गई, और बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आया इसका, जो मैंने ये नई विधि अभी इस साल में बताई बनाई है हल्दी वाली। और दूसरे अदर जो किसान थे उनका भी हमने ये बोला कि तुम थोड़ा से अपना मार्केटिंग खुद का ही करना पड़ेगा। यदि किसान पैदा अनाज करता है या कुछ भी मसाले या दाल करता है, तो कुछ थोड़ा सा मार्केट लिंकेज से यदि प्रसंस्करण के ऊपर नहीं जाएगा और नहीं जुड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि किसानों की आय नहीं बढ़ेगी। हर चीज को चाहे वैल्यू एडिशनल के मार्फत से ही आप अपन खेती को लाभ का धंधा बना पाएंगे। उसमें जैसे गेहूं है, गेहूं को भी आपने हमने प्रोसेस ये ग्रेडिंग कर लिया, उसमें मिट्टी कंकर निकाल लिया और उसी को पैकिंग करके यदि अपन बेचेंगे, तो मैं समझता हूँ कि 1.5 गुना ज्यादा बेनिफिट उससे मिलेगा। तो इसके साथ साथ में हमने किसानों के ट्रेनिंग के मार्फत से ये जो प्रसंस्करण का है, वैल्यू एडिशनल का है, ये भी मैंने अभी हमारे यहाँ पे सत्र होता है, तो उसमें 2 सत्र ये रखता हूँ मैं वैल्यू एडिशनल के ऊपर आखिरी में। जैविक खेती के बाद में प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण, इसके ऊपर भी अपन, और फिर मार्केट लीकेज, कहाँ कहाँ अपन इस माल को बेच सकते हैं, और हमारा जैविक की डिमांड कहाँ कहाँ पे, कैसे बड़े बड़े शहरों में, कौन से शहरों में है, तो ऐसा भी हम उसको अभी उपलब्ध करवा रहे हैं किसानों को मार्केट के रूप में। और यहाँ पे डेमो के रूप में भी हम किसानों को, जैसे पिछले साल क्या हुआ कि नरवाई जलाने का बहुत ज्यादा हमारे इधर, समझते हो आप नरवाई, जो गेहूं की जो नरवाई जलाते हैं या धान की नरवाई जलाते हैं, तो हमने प्रैक्टिकल के रूप में किसानों को ये करवाया कि 1 एकड़ जमीन में आप आधे एकड़ में नरवाई को जलाओ, और आधे एकड़ में उसको रोटावेटर से, उसको जो धूप खेपे बच जाते हैं अपने फसल के, उसको आप वो जमीन के अंदर मिला लो, चाहे रोटावेटर से मिलाओ चाहे पल्टी प्लो से मिलाओ। तो जैसे बारिश होगी, तो आपको बारिश के होने के बाद में जितना भी, जैसे वायुमंडल में 78 80% नाइट्रोजन रहती है ऊपर, जैसे ये वो यूरिया का काम करती है। यदि पानी, पहला पानी गिरा बरसात का अपना, उस पानी को अपन ने, सारा पानी को यदि जमीन में रिसाव हो गया, उसका पानी बाहर निकला खेत से, तो मैं समझता हूँ कि 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ हमने खेत में संचय कर दिया। उस जो पहला जो पानी गिरता है उसमें, पानी के साथ साथ में जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो आपकी जमीन में मिलेगा। तो जहां जहां पे नरवाई जलाई थी, वहां पे पानी बहुत जल्दी बह के बाहर निकल जाता था खेतों में, और जहां जहां पे जो उसके गेहूं, अधिकतर हमारे इधर क्या कि गेहूं की फसल होती है, तो वो गेहूं के जो अवशेष रह जाते हैं, खेपा बोलते हैं हमारे इधर, उसको जमीन में यदि मिला दिया, तो उससे एक तो पानी की जल धारण क्षमता बढ़ गई खेतों की, और दूसरा कि उसमें यह हुआ कि जो डंठल खरपत वो गए थे अपने गेहूं के भूसे, वो बहुत जल्दी मिट्टी के संपर्क में आने के बाद में बहुत जल्दी सड़ गए उसमें। तो एक तो कार्बन की मात्रा भी बढ़ी, और दूसरा जो फसल हमने उसमें लगाई थी, वो 4 दिन बाद आई, उस जो पानी जो संचय हुआ था उसमें 4 दिन बाद फसल कटी। और जो नरवाई जलाने के लिए खेत, जो जीवाणु बैक्टीरिया अपन ने 1 2 इंच के मार दिए थे लोगों ने उनमें, नरवाई जलाने के बाद उसमें 4 5 दिन जल्दी आ गई फसल, तो उत्पादन में भी अंतर आया लोगों को। और ऐसे करके उनको जागरूकता, मैंने कम से कम 15 20 किसानों को वहां पे डेमो के रूप में डलवाया ये, तो उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। तो पिछले साल से हमारे इधर समझ लो कि 40 से 50% जो मेरे से जुड़े थे किसानों ने नरवाई जलाना बंद कर दिया। और नरवाई जलाने से आपको पता ही है कि बहुत ही ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित होता है उससे। बहुत सारे तो कीट पतंगे, जीव जंतु सारे मर जाते हैं, आग लगाते हैं खेत में। और एक से 2 इंच जो मिट्टी रहती है अपने, इसमें अरबों खरबों की संख्या में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो भी मर जाते हैं। और जिसके बाद में वनस्पतियां जो अपने मेड़ के ऊपर प्रकृति ने जो वनस्पतियां दी रखी है, सतावर है आपका, चिरोटा है आपका, ये मेहंदी है, बहुत सारी जो औषधियां दे रखी है, वो भी इसके साथ में जल जाती थी। तो लोगों को धीरे धीरे जागरूकता के माध्यम से भी हमने कुछ मुहिम चलाई थी, इसके बहुत अच्छे परिणाम मुझे मिले हैं। और लोगों को, जब तक लोग स्वयं प्रैक्टिकल नहीं करेंगे खेत में और स्वयं उसको समझेंगे नहीं, तब तक मैं समझता हूँ कि भले ही आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो
हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो बोलेंगे, उनको खाली भाषण देंगे कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो किसान नहीं करेगा। जब तक प्रैक्टिकल रूप से अपन उसको डेमो के रूप में खेत में नहीं दिखाएंगे, तब तक वो उसमें जागरूकता नहीं आएगी सर। ये मेरा जो अभी तक का जो मेरा अनुभव है, ये है, मैंने ये देखा हुआ। तो हर चीज को अनुभव के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से ही हम बताने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ही जल्दी मतलब किसान इस जैविक खेती की जो चेन है और जैविक खेती का जो मिशन है, इसको कर पाएंगे। बहुत सुंदर आपने कहा है कि जब तक किसान को डेमो करके नहीं दिखाए तब तक किसान नहीं कर शुरू करता है। ये बात से जी हम सहमत हैं कि किसान को जा जा करके उनको करवाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, अपने यहाँ जी बना के दिखाना पड़ेगा या उसके किसान के खेत पे जाके दिखाना पड़ेगा। जी जी और जी जी सर। रमेश चंद मेहरा जी नर्मदापुरम से जुड़े हैं, वो आपसे कुछ जी सवाल करना चाहते हैं। रमेश जी। चंद जी, आप आदरणीय राधेश्याम जी से सवाल करें। जी ओम। सदन को ओम नम। नम। आज जो है हमारी योग कक्षा भी अच्छी रही और आदरणीय हमारे परिहार जी जो है उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं। जी मेरा सर आपसे निवेदन है कि आपने कहा कि हम जो है जीवामृत और कुछ चीजें स्वयं बनाकर भी किसानों को देते हैं, जी जी है ना? तो सर वो कौन कौन सी चीजें आप ऐसी है जो बना करके किसानों को देते हैं, जी और क्या मतलब किस तरह से उसका उपयोग होता है? और जी दूसरा प्रश्न है कि जो आपने हल्दी के संबंध में प्रोसेसिंग की बात बताई, वो जी। प्रोसेसिंग यूनिट आपने वो कितने की लगी या आपने कुछ जुगाड़ से बनाई? इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी आप हमें दें। जी ओ। जी ओम सर। हमारे यहाँ पे बीजामृत, पहले अपना पहला जो पॉइंट था आपका, वहां से लेता हूँ मैं। बीजामृत मिल जाएगा अपने यहाँ पे, जीवामृत मिल जाएगा, और नीम खली। जो हम क्या करते हैं कि जो आसपास में हमारे नीम के पेड़ है, तो छोटे छोटे बच्चों को बोल देते हैं कि आप 8 रुपए, 5 रुपए से 8-10 रुपए किलो में नींबू लाओ, तो उसको भी हम खरीद लेते हैं यहाँ पे, और उसका भी चूरा बना लेते हैं। तो नीम खली हमारे पास मिल जाएगी, जीवामृत, बीजामृत, वर्मी कंपोस्ट, जो केचुए की जो खाद आती है, वो यहाँ पे मिल जाएगी। और जैसे नीले पीले गत्ते भी हम लगाते हैं उसमें, जो जैसे व्हाइट फ्लाई के लिए, वो भी यहाँ पे जैसे ग्रीस लगा देते हैं, उससे कुछ हद से जो व्हाइट फ्लाई वगैरह रहती है, ज्यादा जैसे मिट्टी खेती करते हैं उसमें थोड़ी सी व्हाइट फ्लाई की और थ्रिप्स की ज्यादा समस्या आती है, तो उसमें जो नीले और पीले गत्ते हैं, वो भी यहाँ पे जैसे कागज के काटे के उस पे थोड़ा सा हल्का सा जो सफेद वाला ग्रीस लगा देते हैं, उसको भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। और दूसरी बात आपने बताई कि हल्दी की जो प्रसंस्करण की आपने बताया, तो उसको कोई जुगाड़ से नहीं बनाया है। तो जैसे हम एक तो पल्वेलाइजर रहता है हल्दी में पीसने का, वो एक जो उसकी जो छिलका निकालने का रहता है, मैं आपको वीडियो के मार्फत से आपको फिर बाद में कॉल करना, मीटिंग अपने मीट खत्म होने के बाद में पूरा वीडियो के मार्फत से अब आपको बता दूंगा इसमें, वीडियो कॉल के मार्फत से। तो उसमें एक ड्रम रहता है, उस ड्रम को हम हल्दी डाल देते हैं, उसको मोटर से घूमता है वो, उसको जी घूमता है, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर का जो बारीक जो उसकी पतली परत रहती है, सफेद वाली परत, वो निकल जाती है। वो जी परत जी निकलने के बाद में फिर उसको पल्वेलाइजर रहता है, या अपने पास में 2 बड़े पल्वेलाइजर है, उसमें हम जी उसको पीस लेते हैं हल्दी को। जी और प्रसंस्करण करने की मैं बता रहा हूँ आपको कि उसमें तो कुछ पहले अपन बायर लगा रखा था, उबालने का जो बायर आता है, वो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए में आपको पड़ता है। वो अधिकतर वो महाराष्ट्र में ही चलता है वो, जिस एरिया जी में ज्यादा होती है। तो उससे भी अपन बॉयलर कर सकते थे, लेकिन उसमें मैंने सर को पहले ही बता दिया था ये बात कि उसमें कुछ जो औषधीय जो गुण रहते हैं हल्दी के अंदर, जो कर्क्यूमिन रहता है मेन, वो जी कर्क्यूमिन की मात्रा उससे कम हो जाती थी। तो हमने जी क्या करा कि 2 तरह से इसकी विधि करी। एक तो आप हल्दी को ज्यादा टेम्परेचर अपना जैसे 30, 35, 40 डिग्री के आसपास में जो टेम्परेचर हो जाता है आपका मार्च अप्रैल में, उस समय जी आप तो खेत से निकाल के उसको सीधा ही अपने छत पे डाल दो उसको, और सूखने के लिए छोड़ दो। तो सबसे बढ़िया विधि तो वही है कि एक तो लेबर कॉस्ट भी बच जाएगी अपनी, जी और एक जो उसके अंदर जो औषधि गुण है, वो औषधि गुण भी आपके नष्ट नहीं होंगे। और एक दूसरा जी चिप्स विधि से भी अपन करते हैं कि उसको छोटे छोटे चिप्स बना के हल्दी को सुखा लेते हैं, तो उससे भी आपके कर्क्यूमिन की मात्रा उसमें बनी रहेगी। तो वो भी एक अच्छा विकल्प है। तो दोनों तीनों तरह से अपन कर सकते हैं इसको। और रही बात की मार्केटिंग की,
तो सर देखो, हर बहुत सारे के यही क्वेश्चन आए थे कि वो इसको बेचे कहाँ, इसकी कहाँ मंडी है। तो मैंने बोला मंडी में बेचने की बजाय आप अपने जहाँ पे भी, जैसे योग क्लास लग रही है आपके, जहाँ पे भी अपने अच्छे जो हमारे किसान अपने अच्छे जो कस्टमर जैसे खाने वाले सिटी में सर्विस वाले ये जो भी है, तो उनको थोड़ा सा डेमो के रूप में आप 25 ग्राम के जी 50 रुपए से निःशुल्क पाउच बना लो, उनको एक बार में आपको उसका स्वाद चखने के लिए उनको दे दो कि आप बाजार से जो भी हल्दी ला रहे हो उसकी अपेक्षा ये जो जैविक वाली जो हल्दी है इसको यूज करो आप। और इससे आपको कुछ अंतर लगे तो उस पे अपने कुछ कांटेक्ट नंबर लिख दो, उस पे जो अपन डेमो देते हैं उसमें जो निःशुल्क अपन देते हैं उसको, तो जहाँ पे घर पे जो ले जाएंगे उसको एक बार काय में भी डालेंगे, आप दाल में डालेंगे, पोहे में डालें, काय में डालें, तो एक बार यदि उसका स्वाद लग गया तो आपको ऑटोमेटिक ही आपका जो मार्केट है वो जुड़ जाएगा। तो मैंने बहुत सारे किसानों को ऐसे करके हल्दी का प्रसंस्करण से लगा के, बुआई से लगा के सारे विधि बताई। तो मैं समझता हूँ 1 एकड़ में सर जो जो किसान हमसे जुड़े हैं वो 2 से 3 लाख रुपए खर्चा काट के सर कमा रहे हैं इस हल्दी की खेती में भी, और जी। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की हल्दी उनको मिल रही है। सर हल्दी का उत्पादन कितना होता है आपके यहाँ? सर हल्दी का उत्पादन हमारे 1 एकड़ से बताऊं, मैं बीघे से बोलते हैं अधिकतर तो, लेकिन एकड़ से आप समझ जाओगे, 1 एकड़ 1.25 बीघा का रहता है हमारे इधर, 1.25 बीघे का। जी उसमें एक एकड़ में सर 80 से 85 कुंटल हल्दी गीली वाली निकाल लेते हैं हम। गीली बोल रहा जी हूँ मैं, सूखी गीली। जी और जी उसको उसको प्रसंस्करण करते हैं तो सर 30% बच जाती है, उसको सूखने के बाद में 30% हल्दी बच जाती है। जी। यानी और 30% बचने के बाद में बस उसको समझ लो कि 200 से 250 रुपए किलो से कम तो बिकती नहीं है वो, ऑर्गेनिक रहती है हमारी और बढ़िया रहती है। तो समझ लो कि किसान को ये, और एक और बात है इसमें कि 2 फसल लेगी ये सर, 8 महीने की फसल है हल्दी। तो हाँ। 2 फसल काटने के बाद भी हमको दूसरी फसलों से 2 गुना ज्यादा इसको सर प्रॉफिट मिलता है किसान को इससे, हल्दी की खेती से। तो आप कब निकाल लेते हो हल्दी को सर, किस महीने में निकालते हो? सर हम इसको मई में लगाते हैं। मई में, जैसे हमारे इधर अधिकतर 15 से 20 जून के आसपास में मानसून आता है, 20 से 30 जून तक, तो हम उसको मई में लगा देते हैं, उससे 1 महीना पहले लगा देते हैं, और 8 महीने समझ लो आपके अभी अगले महीने में निकल ही जाएगी वो। मतलब मार्च में निकल जाएगी? जी जी, और भले ये लेट भी लगा देते हो आप, लेट भी निकालते हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भले 1 महीना 1.5 महीना बाद भी नहीं निकाल रहे हैं तो हल्दी में ऐसा कुछ नहीं कि उसमें खराब हो जाएगी या कुछ हो जाएगी, या कुछ बच भी जाती है तो अगले साल के लिए भी लगा निकालोगे आप तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। जी 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 जी। अदर 1 साल और भी रहेगी आपकी तो और टन की मात्रा बढ़ जाएगी, और भी ज्यादा उसके छत्ते बढ़ जाएंगे, तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं कि अभी निकालना जरूरी है, क्यों लेबर की दिक्कत आ गई अपने, या कुछ दूसरी प्रॉब्लम आ गई कि श्रम शक्ति का अभाव है, कुछ भी है, तो अपन उसको लेट फेट भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और कच्ची हल्दी भी आपको पता है कि अचार में है, सब्जी में है, वो भी बिकती है, साल भर ही बिकती है। और छोटे छोटे 20 किलो 25 किलो के पाउच बना के ही अपन उसको साल भर ही बेच सकते हैं उसको, हल्दी में ऐसा दिक्कत नहीं। जी ओम सर, ओम ओम। और मेरा अब्दुल्लागंज आपके नर्मदापुरम में ही है, आपके आसपास है, वहाँ पे भी मेरे जो किसान जुड़े हुए हैं, वहाँ पे मैं वर्मी कंपोस्ट की 2-3 इकाइयाँ लगा रखी है, वहाँ पे जो किसान है उनको वहाँ का माल उनका भोपाल में सप्लाई करवाता हूँ मैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह। कहाँ लगी सर, कहाँ लगा रखी सर? अब्दुल्लागंज, आपने नाम सुना है अब्दुल्लागंज? पास में ही है सर, नर्मदापुरम से। हाँ, नर्मदापुरम पास में ही है, तो वहाँ पे मैं दिनेश जी करके एक किसान है अच्छे, उनका जो राइस मिल था, वहाँ पे मैंने ये वर्मी कंपोस्ट की 5-7 इकाइयाँ डलाई हुई है, मेरे से काफी समय से वो जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे उनका अच्छा सप्लाई दे दिया मैंने। और वहाँ की जो भोपाल के जो छोटे छोटे जैसे गमलों में छोटे छोटे किचन वाटी वो गार्डन बनाने के जो थे, वहाँ पे उनका अच्छा सेलिंग कर दिया, तो अच्छा उनका भी प्रचार प्रचार भी हो रहा है उसमें। और कुछ चावल भी, उनने चावल की अधिकतर खेती होती है वहाँ पे, तो चावल भी मैंने ऑर्गेनिक करा वहाँ पे उनका 2 एकड़ का, और फिर बोला मैंने को आप इससे रजिस्ट्रेशन करवा लो, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपका दूसरे जो चावल है उससे कम से कम 1.5 गुना ज्यादा तो आपको प्राइस मिल ही जाएगा इससे। तो अच्छा कर रहे हैं वो भी, मैं और उनका भी ऐसे जुड़ रहे हैं, उनसे भी कुछ और दूसरे किसान भी, अदर किसान भी जुड़े हैं उनसे। जी 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 सर। हम्म, तो आदरणीय रंजना जी, आपका सवाल है, आप सवाल कर सकती हैं, आप आमंत्रित हैं। आदरणीय रंजना जी।
आपने हैंड रेज किया था। चलिए, पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम से हैंड रेज किया था किसी ने? आगे और किसी का कोई सवाल हो आदरणीय राधेश्याम जी से तो आप कर सकते हैं। चलिए, जीवामृत की एक बार ये बताओ, विधि बताओ जीवामृत की, और कितने जी दिन रखना है, तैयार करने के बाद कितने दिन यूज करना है, ये जरा जी जी बताओ। जी जी। जीवामृत जीवामृत का की एक बार विधि। जीवामृत को एक बार हाँ और मैं बता दूं आपको कि 200 लीटर वाला जो ड्रम रहता है अपना प्लास्टिक का, हाँ। वो प्लास्टिक प्लास्टिक का ड्रम लेना है अपन को, उसमें 200 लीटर पानी डालना है, भरना है 200 लीटर पानी में। और 200 जी। लीटर पानी की विधि बताऊं मैं आपको, कम भी कर सकते हो अपने जमीन के हिसाब से, अपना इनपुट के हिसाब से, अपना जो बर्तन लेते हैं उसके हिसाब से। लेकिन 200 लीटर जीवामृत बनाने की मैं बताता हूँ कि उसमें 10 किलो तो आपको गोबर लगेगा, जिसमें गाय का गोबर बेस्ट है, देसी गाय वाला हाँ, गाय। और 10 10 किलो किलो, गोबर, 10 10 लीटर गोमूत्र। जी, और 10 लीटर गोमूत्र। इसके बाद में लगेगा आपको बेसन, तो उसमें आपका चना का भी ले सकते हैं, ये जो जो दाल वाली जैसे उड़द का है, जो अपने मूंग का है, सब ले सकते हैं। तो 2 किलो बेसन लेना है, और 500 ग्राम के आसपास में, मतलब 2 मुट्ठी या दो जैसे आधा किलो के आसपास से, जो जो अपना बर्ड रहता है, बर्ड का एक पेड़ रहता है, उसके नीचे की मिट्टी लेना है। उसका यही कारण है कि बर्ड के पेड़ नहीं है अपने पास में, तो आप पड़त जो जमीन है अपनी मेड़ की जो जमीन है उसकी मिट्टी अपन खोद के ले सकते हैं। इसको उस ड्रम में घोल के सुई की दिशा में आपको दिन में 2 बार उसको हिलाना है, सुबह शाम में। गुड़ नहीं डालने का? क्या गुड़ डालें? गुड़ गुड़ गुड़। डालने से 2 किलो गुड़ लिख लो, आप लिख लो 2 किलो गुड़। सॉरी मैं भूल गया हूँ, बताया नहीं आपको। और इसको ओके। सुई की दिशा में अपन को दिन में 2 बार उसको लकड़ी से ऐसे घोलना है। और जिसके बाद में 48 घंटे के बाद में तैयार होगा। ये आपको ये देखना कि अपन को 48 घंटे के बाद में ही यूज करना है, और 15 दिन से पहले पहले ही इसको यूज करना है। यदि अपन 1 महीना या 2 महीना करेंगे तो कोई काम का नहीं रहेगा ये। हाँ, ओके। हाँ। और इसको 2 वजह से कर सकते हैं अपन, या तो खेत की तैयारी करने के समय ही खेत में दे सकते हैं। शर्त ये है कि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी हो, उसी में ही काम करेगा ये। यदि अपन ने जीवामृत किसी भी विधि से खेत में डाल दिया, यदि उसमें नमी कम है, टेम्परेचर की बढ़ा हुआ है, तो फिर वो उसका जो बैक्टीरिया है, जीवाणु बैक्टीरिया, वो मर जाएंगे, तो अपने कोई काम का नहीं है। तो उसको ध्यान ये देना है अपन को कि नमी की अवस्था में ही अपन को उस खेत में प्रवाहित करना है, या खेत में उसको कैसे भी डालना है। ऐसा तो नमी होना चाहिए इसकी, पानी के साथ में दो, या खेत की तैयारी जो पलेवा करके जो अपन तैयारी करते हैं उस समय दो, लेकिन उसमें मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए, तभी अपना 100% ये जीवामृत काम करेगा। जी प्रणाली बहन जी, आपका सवाल हुआ। ओके, धन्यवाद। ओके, और धन्यवाद। ओ आगे आदरणीय पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम से आप सवाल कर सकते हैं। जी, सदन सभी को ओम। और आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय राधेश्याम परिहार जी भाई साहब, आपको भी नमस्ते। और बहुत सुंदर आज आप में मार्गदर्शन दे रहे हैं। और मेरी भी एक बात है, आप ये जो हल्दी की आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस पर कुछ प्रक्रिया करते हैं, या वैसे उबाली हुई जाती है, या डायरेक्ट ही हो जाती है? मैंने बताया ना आपको कि जैसे हल्दी का जो प्रसंस्करण 2-3 विधियों से होता है। एक विधि तो ये कि अपन खेत से जमीन जैसे मिट्टी से निकाली, अपन ने मिट्टी इट्टी साफ करके उसको बायर करते हैं। उसको जैसे बड़ी मात्रा में हो तो अपन बड़ा बायर होता है, उसमें 10 कुंटल हल्दी एक बार में आ जाती है। यदि अपने पास में वो बायर नहीं है तो छोटे से भगोना लेते हैं अपन, जैसे शादी ब्याह में जो दाल सब्जी बनाते हैं उस भगोने में भी अपन उसको डाल के
वो थोड़ी लकड़ी ज्यादा लगती है उसमें, उसको बाहर कर सकते हैं। एक विधि, इससे भी बढ़िया विधि हमने ये करी, 2 साल हो गए हमको कि हमारे क्षेत्र में कुछ लकड़ी की समस्या भी थी और कुछ प्रकृति का भी इसमें कुछ कहीं ना कहीं शोषण होता है लकड़ी जलाने का और ये करने का, पेड़ कटने का। तो हमने क्या करा कि उसके छोटे छोटे चिप्स बना लिए, जैसे बारीक बारीक चिप्स बना लिए, और उस टुकड़े को छत के ऊपर डाल दिया, ऐसे आरसीसी की छत पे। तो उससे सूखने के बाद में उसको फिर पाउडर बना लिया, तो बेस्ट हल्दी निकली। एक फिर हमने पिछले साल से एक और बेड़ा होता है कि ये भी इसमें ज्यादा खर्चा है कि हर को हल्दी को छोटे 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 चिप्स से करो तो काटो, तो उसमें भी कुछ लेबर ज्यादा कास्ट आती है। तो फिर हमने जैसे मार्च अप्रैल में जो अभी टेम्परेचर आपका 35 डिग्री से ऊपर ही हो जाता है, 40 के आसपास हो जाता है, उस समय आपको हल्दी को ऐसे ही साफ करके पानी से धो के आप छत पे डाल सकते हो, ऐसे गीली वाली हल्दी को ही। तो मैं समझता हूँ 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका जो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा होता है उसमें अपने आप ही वो सूख जाएगी। सूखने के बाद में फिर उसका जो छिलका निकालने के लिए एक जो ड्रम रखा हुआ है, उस ड्रम में हम उसको और डाल के फिर उसको मोटर से चलता है वो, उससे उसका ऊपर का जो सफेद वाला जो पोर्शन है, सफेद वाला जो हल्का सा पतली परत है वो निकल जाएगी, और फिर उसको पीस लेते हैं। ये 2-3 विधि से हम इसको हल्दी का प्रसंग करते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है ऐसे उबाली हुई जो प्रक्रिया करते हैं इससे बेहतर हमने वैसे ही धोकर सुखाई और उससे प्रक्रिया की तो ये हल्दी ज्यादा होगी हमारे सेहत के लिए। बहुत ज्यादा है इसमें, क्योंकि कर्क्यूमिन हमने 3 तरह से टेस्ट करवा के देख लिया। एक तो बायर करके भी कर्क्यूमिन की मात्रा 1 साल में देखी हमने, लेबोरेटरी में टेस्ट कराई तो 3.5% कर्क्यूमिन की। आपको पता ही है कि हल्दी के अंदर मेन कर्क्यूमिन का ही उपयोग होता है। कर्क्यूमिन ही उसको जो उसके औषधि गुण में कर्क्यूमिन की महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें, हल्दी में। तो कर्क्यूमिन यदि नहीं है हल्दी के अंदर तो खाली स्वाद ही रहता है उसमें, फिर आपको औषधि गुण कुछ भी नहीं है इसमें। तो कर्क्यूमिन को बढ़ाने का, कर्क्यूमिन को मात्रा कैसे बढ़े उसके लिए हमने 3 विधि करी इसमें। तो बायर करके हमने कर्क्यूमिन की मात्रा टेस्ट कराई तो 3.5% आई हमारी कर्क्यूमिन की मात्रा। फिर हमने चिप्स करके कराई हमने, तो 4.5% आई चिप्स करने के बाद में। फिर हमने चिप्स ही नहीं करा और ऐसी की ऐसी डायरेक्ट सुखाई, तो उसमें 5.5% तक कर्क्यूमिन की मात्रा आई। तो फिर हमको यही विधि सही लगी कि इसको अपन चिप्स भी नहीं करते हुए, बॉयलर भी नहीं करते हुए, डायरेक्ट ही जैसे भी टेम्परेचर अपन को बढ़ता है, उस टेम्परेचर बढ़े हुए टेम्परेचर में उसको सुखाने के लिए रख देते हैं। और फिर बस उसका ऊपर से थोड़ा सा छिलका, या तो बड़े यंत्र हो तो आप उसमें ड्रम में कर सकते हैं जो हमारे पास में है। यदि नहीं हो तो अपन एक बोरी में भर लो उसको, जो टाट की जूट की बोरी रहती है उसमें डाल दो, और एक आदमी उधर से पकड़ के एक आदमी इधर से पकड़ के थोड़ा सा ऐसे रगड़े लगा लो, तो हल्की सी जो परत रहती है वो निकल जाएगी। और आप उस हल्दी को दूध के साथ में भी डाल के पियोगे तो भी आपको भरपूर कर्क्यूमिन की मात्रा मिलेगी। दाल सब्जी कैसे भी यूज करोगे तो मिलेगी। और अधिकतर मैंने देखा है कि जैसे हमारे पास में इंदौर बड़ी सिटी है, तो वहाँ पे हमारा जो मेरा मार्केट लिंकेज नहीं था पहले हल्दी का, तो मैं वहाँ पे बेचने के लिए हल्दी जाता था थोक में बेचने के लिए। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वो पुरानी हल्दी को भी क्या करते हैं कि अधिकतर सड़ जाती है, उसके अंदर धूल लग जाती है, उस हल्दी के ऊपर नया पाउडर डाल देते हैं, और उसी को आप उसको बॉयलर में घुमा देते हैं, और फिर आपको नई हल्दी बोल के उसी को दे देते हैं। और आजकल ऐसे ऐसे यंत्र और आविष्कार हो रहे हैं कि हल्दी का जो कर्क्यूमिन होता है, ऑयल रहता है हल्दी के अंदर जो तेल रहता है, वो तेल निकाल लेते हैं उस हल्दी का, करते हैं ना उस समय उसका तेल निकाल लेते हैं वो। तेल निकालने के बाद में आपको ये खड़ी हल्दी देंगे कि ये तो शुद्ध हल्दी है, खड़ी हल्दी ले जाओ, खड़ी हल्दी। मैं समझता हूँ उसमें भी कुछ भी कर्क्यूमिन की मात्रा नहीं है, आपको उसको जो ऑयल है वो ऑयल निकल जाता है उससे। तो घर पे अपन नहीं, ज्यादा तो अपन जैसे आप जो भी जुड़े हुए हैं, कम से कम थोड़ी बहुत जमीन यदि आपके पास में होगी, या अपने घर के वहाँ पे जो किचन गार्डन होगा उस पे भी अपन घर के लिए ½ किलो हल्दी यदि आपने लगा दी, ½ किलो हल्दी यदि अपने बोई कर दी, तो ½ किलो हल्दी की तो आपके 15 से 20 किलो हल्दी, आपके कच्ची हल्दी आराम से निकल जाएगी, 20 किलो हल्दी निकल जाएगी। उसी हल्दी को आप थोड़ा सा ऐसे मैंने बताया उस विधि से सुखा के पाउडर बना लोगे तो 1 साल भर का आपका फिर चल जाएगा वो। फिर उसके थोड़ा सा बीज रख लिया, उस बीज को अगले साल के लिए फिर बुआई कर दो आप। तो एक तो आपको हल्दी का तो मैं क्या बताऊं, आपको खुद को पता ही है कि आप हल्दी एक तो भूख को बढ़ाने का काम करेगी, लीवर को ताकत देगी,
और आपका जो चमड़ी है उसका भी पोषण भी हल्दी का जो कर्क्यूमिन है वो देता है। तो बहुत ही बढ़िया, आप ब्लड को भी पतला करेगी, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम करेगी। तो हल्दी का बहुत ही ज्यादा औषधि गुण है हल्दी का। तो मैं समझता हूँ कि इतनी ज्यादा कर सकते हैं किसान, तो कम से कम अपने घर के लिए खाने के लिए तो शुद्ध हल्दी खा सकते हैं अपन। जी जी, बहुत सुंदर और बढ़िया सर। मुझे भी यही कहना था कि जो हम बॉईल करते हुए उससे बेटर हमें हमारे सेहत के लिए अगर हम ऐसे ही सुखा दे धोकर तो ये हल्दी पाउडर करेंगे तो ये बेहतर होगा। और मेरा एक सवाल है भाई साहब कि आपने जो मिर्च के पौधे दिखाए जी। तो उसका कुछ बीज वगैरह है? हाँ, मिल जाएगा ना बीज। मिर्ची के बीज मिल जाएंगे, हल्दी के मिल जाएंगे, अदरक के मिल जाएंगे। अपने किचन वाटिका में जो भी चाहिए आपका बताना, सभी के जैसे औषधि की भी खेती आप थोड़ा सा करना चाहते हैं तो अश्वगंधा के बीज है, अकरकरा के है, कालमेघ के है, तुलसी के है। आपके कम से कम अकरकरा, कम से कम समझ लो आपकी 30-40 तरह की जो मैं खेती करवाता हूँ सभी के लगभग लगभग बीज मिल जाएंगे अपने पास में। चाहे आप बल्क में खेती करोगे फिर भी मिल जाएंगे, और कुछ डेमो के रूप में भी, छोटे प्लांट के रूप में भी आप करोगे घर के लिए भी। स्टीविया है आपका, लेमन ग्रास है आपकी, सभी मिल जाएंगे आपको। जैसे चाय, अभी मैं यहाँ पे जो डेलीगेट कोई आता है हमारे यहाँ पे विजिट के लिए, तो हम उसको ये चाय नहीं पिलाते हैं जो अपना आजकल मार्केट में चल रही चाय नहीं पिलाते हैं उसको। लेमन ग्रास लगा रखिए, लेमन ग्रास और तुलसी और स्टेविया, मीठा के लिए स्टेविया, और गाय का दूध, इसी की चाय बना के पिलाते हैं। तो उनको बहुत ही बढ़िया लगता है, बोलेगे अरे हाँ, ऐसी चाय तो हमको पीने में नहीं मिली। तो कुछ चीजें अपन किचन गार्डन के मार्फत से भी, जैसे एक पौधा स्टेविया का लगा दिया, एक पौधा अपन ने लेमन ग्रास का लगा दिया अपने घर के लिए, 2 पौधे तुलसी के लगा दिए। बस कोई भी अपना, अपन खुद भी पियो, परिवार में भी पियो उसको, और दूसरे भी आए उनको भी कुछ ये जो अंग्रेजी चाय है ये छुड़ाने का थोड़ा सा प्रयत्न करो कि भाई आप भी इसको छोड़ के ये चाय पियो। तो कुछ परोपकार का काम भी होगा अपना, और अपना जो खुद अपने परिवार में भी यदि अपन ये चाय, हर्बल चाय पिलाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बीमारियों से निजात भी मिलेगी और शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा। जी जी, सुंदर भाई साहब। और आपके जो मिर्च दिखाए ना उसमें पत्ते कम और मिर्च ज्यादा है, बहुत बढ़िया पेड़ दिखाए थे और पौधे, तो इसलिए मैंने ये कहा। और आप अगर आपका जो फार्म है वो भी हमारे सदन में दिखाएंगे तो वो बढ़िया होगा। हमने क्या करा कि वो जो आपने एक एक जो लाइन रखी है वो डेमो के लिए ही रखी है यहाँ पे। जैसे मैं मिर्ची बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास में भी जो आपने फोटो बताया, मैंने देखा आपने उसमें 1 एकड़ की मिर्ची अपने पास में, अभी 1 एकड़ पे ही मिर्ची लगाई तो 14 कुंटल, मतलब 1400 केजी मिर्ची सूखी निकाल ली अपन ने। उस 1400 केजी, 1400 केजी 350 रुपए किलो के हिसाब से हमारे यहाँ से पाउडर जा रहा। तो समझ लो आपकी 4-5 लाख रुपए की मिर्ची हमने 1 एकड़ की निकाल ली सूखी वाली, और अभी चली रही है। तो इसको एक लाइन को रखा अपन ने प्रदर्शन के लिए कि एक लाइन में एक मिर्ची भी मत तोड़ो, इसको खाली डेमो के लिए यहाँ पे जो किसान आते हैं विजिट करने के लिए आते हैं इनको दिखाने के लिए रखो कि खेती भी यदि टेक्नोलॉजी से, नई विधि से, परंपरागत विधि से आप करोगे। इसमें मैं नहीं बताया कि मैंने कुछ नई विधि नहीं अपनाई है, परंपरागत विधि के साथ में अपन ने पानी बचने के लिए, बचाने के लिए उसमें ड्रिप भी लगाई है। और मल्चिंग आप समझते होंगे, वो जो मल्चिंग लगता है ऊपर से पन्नी, जो प्लास्टिक मल्च होती है, वो भी करी अपन ने। लेकिन ये ध्यान रखा अपन ने कि कहीं से कहीं तक उसमें आपका जो केमिकल है वो केमिकल कहीं से कहीं तक नहीं जाए, ऐसी अपन ने कोशिश करी। तो कुछ लेबोरेटरी में भी टेस्ट करवाई हमने, तो बिल्कुल भी हमारी मिर्ची उसमें ऑर्गेनिक ही निकली वो, और अच्छा रिस्पांस मिला। और यहाँ से किसान देख के गए उस विधि को भी, कुछ किसानों ने करा तो उनके वहां पे भी मिर्ची बहुत ही अच्छी लगी। तो आपको हर विषय में, जैसे मसाला की खेती में, औषधि की खेती में, यदि आपको कुछ लगे, इनपुट लगे, हमारी जरूरत आवश्यकता लगे, तो आप कभी भी मेरा नंबर लेके आप कभी भी आप मेरे को फोन लगा सकते हैं, और मैं आपका जो भी कठिनाई आएगी खेती में उसका सोल्यूशन करने के लिए तत्पर रहूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। आपने मिर्ची में 4 से 5 लाख रुपया पर एकड़ जैविक खेती करके कमाए हैं। बहुत जी धन्यवाद। जी। शरद वर्मा जी टालसी नर्मदापुरम से आपसे सवाल करेंगे। मैं आदरणीय शरद जी को आमंत्रित करता हूँ।
जी सदन को आप ये इनमें कीट व्याधियों को कैसे रोकते हैं? जी 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 थोड़ा सा सर। इस विषय में प्रकाश डालिए। जी 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 सर। कीट व्याधियों के लिए सर मैं आपको वहां से बताऊंगा, जमीन के वहां से ही बताऊंगा मैं कि जमीन में हम 1 एकड़ पे 1 कुंटल, वो जो मैंने पहले बताया आपको भूमि उपचार से बताऊंगा मैं आपको। भूमि उपचार में हम 1 कुंटल नीम खली, और नीम खली वो लेते हैं हम कि जिसमें बिना तेल निकाली हुई। जैसे एक नीम खली आती है बाजार में, आप लेते हैं 20-25 रुपए किलो जो आती है, उसमें ऑयल जो निम्बोली का ऑयल रहता है वो निकाल लेते हैं। वो नीम की जो गिरी रहती है उसमें ऑयल निकाल के जो वेस्टेज बचता है वो देते हैं। जी तो जी। वो ज्यादा उपयोग नहीं है उसका, क्योंकि उसके जो ऑयल निकलने के बाद में उसकी उपयोगिता समझ लो आपकी 30% ही उपयोगिता रह जाती है उसकी। तो हम उसको ऑयल तो सही। बगैर तेल निकाले खली जाती है? हाँ, बगल तेल निकाले खली को कुछ नहीं करते हम तो। यहाँ पे हमारे चक्की लगा रखी है हमने उसको पीसने की। तो जैसे ही निम्बोली इकट्ठी करवाई, उस निम्बोली इकट्ठी करवा के हमारे यहाँ पे कुछ चक्की लगी हुई, उस चक्की में डाल देते हैं, उसका चूरा बना लेते हैं। तो उसका ऑयल वहीं का वहीं रहता है, ऑयल नहीं निकलता उसका। उसको हम क्या करते हैं कि 3 कुंटल ये लिया हमने वर्मी कंपोस्ट लिया। 3 कुंटल वर्मी कंपोस्ट के साथ में ये 1 कुंटल ये चूरा मिला लिया उसमें नीम खली का। वो इसको हम खेत की तैयारी करते हैं उस समय, उसको बुरक देते हैं खेत में, और ऊपर से जुताई कर देते हैं उसकी, हकाई जुताई कर देते हैं। तो ये क्या करेगी कि आपकी जमीन के अंदर का निमाटोड, सूत्रकृमि, फफूंद, जो भी कीड़े, रस चूसक कीड़े जो जमीन के अंदर है, वो सारे कंट्रोल भी हो जाएगा उसका। और अपने जो मित्र कीट है उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी ये नीम खली, और इसका असर लंबे समय तक रहेगा जमीन के अंदर। ये तो आ गई आपको भूमि उपचार की बात। अब मैं ऊपर से पेस्टिसाइड जो अपन छिड़कते हैं, जैविक कीटनाशक बनाते हैं, उसका मैं बताऊं आपको कि इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मिर्ची टमाटर की खेती में नीले पीले गत्ते, मैंने पहले भी आप बताया था, आपने सुना नहीं सुना। उसमें जैसे एक तरह के तो पीले रंग के जो कागज लगा दो, आप तो कुछ मत करो, जो पीले ड्राइंग शीट आती है उसमें छोटे छोटे आपका आधा आधा फीट के, 1-1 फीट के बने टुकड़े काट लो उसको, उस पे सफेद ग्रीस लगा दो। और 1 एकड़ में 10 से 15 जगह ये आपको एक पौधे से 1 फीट ऊपर, चाहे मिट्टी का पौधा है तो उससे 1 फीट ऊपर, चाहे दूसरी जो क्रॉप है आपकी तो 1 फीट ऊपर उसको गत्ते को लकड़ी के सहारे लगा दो आप। तो ये क्या करेंगे कि ये जो कीट है, रस चूसक कीट है, ये उस कलर को की तरफ आकर्षित होंगे, और उस कलर में जैसे आएंगे वहां पे तो चिपक जाएंगे उसके, तो उससे भी कंट्रोल हो जाएगा। एक दूसरा जो कीटनाशक का मैं बताऊंगा आपको कि उसमें हम 5 पत्ती गाढ़ा, 10 पर्णी अर्क और निमास्त्र, ऐसा करके हमारे पास में 10 से 15 तरह के जो ऊपर से छिड़कने वाले जो जैविक कीटनाशक बनाने के हैं। मैं एक दो के ऊपर आपको बता दूंगा, यदि आपको वो कोई जरूरत लगे तो आप फोन लगा के पूछ सकते हो। जैसे 5 पत्ती गाढ़ा बनाने के लिए हम ये करेंगे। 5 पत्ती बनाने के लिए 5 किलो, 2-2 किलो के ऊपर मैं बताऊं आपको कि 2 किलो मिट्टी हमने ये पत्ती, 2 किलो पत्ती नीम की ले ली, और 2 किलो पत्ती करंज की ले ली, 2 किलो पत्ती हमने बेसर में रहती है उसकी ले ली, 2 किलो पत्ती आक की ले ली। और जो मैं समझता हूँ कि वो आपके क्षेत्र में यदि नहीं हो, तो जो जानवर नहीं खाते हैं वो सभी विषैली रहती है उसमें। जो 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 जानवर नहीं खाते हैं वो वाली पत्ती को जी लेना जी। है हमको, वो वाली पत्ती को ही लेना है उसमें। और उसको थोड़ा सा कूट के, जी जैसे एमान दस्ता में या कुछ थोड़ा सा उसको हल्का सा कूट के, एक जो मिट्टी का घड़ा रहता है उस मिट्टी के घड़े में उसको सारी 5 ही 6 तरह की, भले 7 तरह की जो भी है, वो पत्ती को उसमें थोड़ा सा कूट के डाल दो, और उसमें पानी भर दो उस मटके में, वो पत्ती ढक जाए जब तक। और उसको एयर टाइट से, ऊपर से पॉलीथीन से, काय से भी एयर टाइट से अच्छा मुंह बांध लो उसका घड़े का। और उसको सड़ने के लिए 15 से 20 दिन तक छोड़ दो ऐसे ही, कुछ नहीं करना उसको, हिलाना हिलाना कुछ भी नहीं। 15 से 20 दिन के बाद में वो बिल्कुल आपका जो जैविक कीटनाशक है वो तैयार हो जाएगा। उसको आप बारीक कपड़े में, छन्नी में उसको छान लो, और उसको केन में, आपके प्लास्टिक की केन में आप भर लो। और उस कीटनाशक को
आधा लीटर, जैसे 20 लीटर टंकी का मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको कि 20 लीटर यदि आपकी जो पानी की जो स्प्रे करने की टंकी है उसके अंदर आधा लीटर तो ये आपका जैविक कीटनाशक मिलाओ, और 250 ग्राम आप उसमें गोमूत्र मिला दो, और जो नीम ऑयल रहता है, नीम ऑयल में बताया आपको, नीम ऑयल भी आप उसमें डाल दो, 25 ग्राम नीम ऑयल डाल दो आप उसमें, और तीनों को अच्छा मिक्स कर लो, और फसलों के ऊपर आप डालो। तो उससे इल्ली का कंट्रोल, वो रस चूसक जो कीट है आपके, थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, उसका भी कंट्रोल होगा उससे। और जो मित्र कीट है आपके, प्रकृति ने बहुत सारे मित्र कीट दिए, उस मित्र कीट को भी वो, ये जो मैंने जो बताया, चाहे मधुमक्खी हो आपके या दूसरे मित्र कीट हो, उसको भी कुछ नुकसानी पहुंचाई, तो ये अपन उसको स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। ऐसी कम से कम 8-10 तरह की विधि है। आप फोन से, आप मेरा, मैं आपको नंबर व्हाट्सएप से बोल देना, मैं पूरा लिटरेचर डाल दूंगा कि कैसे कौन कौन से और बनाने कीटनाशक। ऐसे 3-4 तरह के आप जमीन का भी उपचार कर सकते हो, आप ऊपर से भी स्प्रे कर सकते हो इसका, जैविक कीटनाशक का। और ये नीले पीले गत्ते एकीकृत कीट प्रणाली के अंतर्गत आता है, ये भी आप लगा के भी जैसे खुटिया भी लगा के कर सकते हैं। जैसे अपन 1 एकड़ में 8-10 डंडे अपन ने लकड़ी के लगा दिए, टी आकार की कुट्टी, तो उसमें क्या होगा कि चिड़िया बैठेगी, चिड़िया जैसे ही बैठी, उसको इल्ली दिखी चने के ऊपर या काय के ऊपर इल्ली दिखी, तो सोयाबीन के ऊपर इल्ली दिखी तो उसको खा जाएगी। तो ऐसे करके अपन कुछ छोटी छोटी शस्य क्रियाएं रहती है, उसको भी अपन खेत में कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको 25 से 30% तो इससे जरूर आपको जो कीट का जो नियंत्रण है वो भली भांति से हो पाएगा सर। जी जी, बहुत अच्छा। अच्छा, आप यूरिया की पूर्ति कैसे? जी 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 सर। यूरिया की पूर्ति के लिए सर मैं आपको बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन बताऊंगा कि एक तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा जो गोबर है, वर्मी कंपोस्ट, या जो ढेर करके जो पशुओं का, जो जैसे भैंसों का, इनका जो रोड़ी बोलते हैं हमारे इधर, इसको जो हम इकट्ठा करते हैं, पूरे साल भर का गोबर इकट्ठा करते हैं, उसको नीचे नीचे का, जैसे बरसात पूरी निकल गई अपनी, बरसात यूरिया की पूर्ति अधिकतर आपको पता ही है कि एक तो इसमें लोग ज्यादा मक्का में करते हैं, और एक गेहूं में करते हैं, धान या गेहूं में। और दूसरी अन्य फसलों में तो यूरिया की पूर्ति, यूरिया नहीं लगता है ज्यादा, जैसे मसूर है आपका, धनिया है आपका, सोयाबीन है, इसमें तो यूरिया नहीं लगता है। मेन क्रॉप है आपकी, यूरिया ज्यादा खाने वाली चीजें हैं, जैसे आपके धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इनमें ज्यादा डालते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वो अंदर का जो थोड़ा सा, जैसे 1 साल भर सड़ जाता है वो। आपका जैसे हरी मिर्ची में भी लगता होगा ना सर? हाँ, बहुत कम आपका लगता जैसे है, हल्दी है, मिर्ची है, इसमें भी लगता बहुत कम, इनमें नहीं लगता है इतना, इसमें जीवामृत वगैरह देते हैं नहीं, उससे से पूर्ति हो जाती है। लेकिन इनमें ज्यादा लगता है, मैं बता रहा हूँ आपको, गेहूं में, धान में और मक्का में, इनमें तो इनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें कुछ नहीं करना आपको। जैसे अपना जो रोड़ी रहते हैं, जो पशु जहाँ पे साल भर का जो अपन गोबर इकट्ठा करते हैं, उसको ऊपर ऊपर का जो कम सड़ा हुआ है उसको हटा दो, और अच्छा थोड़ा सा सड़ा हुआ है उसको निकाल लो। और उसको निकालने के बाद में उसमें बोरी में भर दो, जो टाट की बोरी रहती है उसमें भर दो। और हर पानी, जितना भी पानी अपन देते हैं, उस पानी के, उसमें जो अपन नाली रहती है, उस नाली में हम तो क्या करते हैं कि बोरे को डाल देते हैं, उसके ऊपर जो हमारे जो मोटर का जो पानी निकलता है, पाइप का पानी निकलता है, उसकी धार उसके ऊपर डाल देते हैं, उस बोरे के ऊपर। तो आप उधर नीचे देखोगे, आपको बिल्कुल लाल पानी जाता हुआ दिखेगा आपको, उस बोरे के ऊपर डालेंगे अपन जो गोबर निकाली उस बोरे के ऊपर। तो उसमें कम से कम 15 से 20% नाइट्रोजन रहता है सर उसके अंदर, जो वो लाल पानी जाएगा आपको खेत में। एक दूसरी विधि में आपको ये बताऊंगा कि जो गाजर घास आपके सभी दूर, अभी गाजर घास का ज्यादा चलन है, पर हर जगह मिल जाएगी गाजर घास, ये विदेशी जो खरपतवार आया है इसे, ये आपको 20 लीटर का मैं सोल्यूशन बताता हूँ आपको कि 10 किलो तो आप ये ले लो, गाजर घास ले लो, और 10 लीटर ले लो आप इसमें गोमूत्र, 20 लीटर हो गया आपका। और 250 ग्राम आप ये फिटकड़ी ले लो, एक फिटकड़ी जो बाजार में आती है, 250 ग्राम वो फिटकड़ी ले लो। फिटकड़ी को तो आप पीस लो, और गाजर घास को थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े बना लो, आप आधा इंच के ऐसे टुकड़े बना लो। और उसको आप एक जो मटका रहता है, उस मटके के अंदर या प्लास्टिक के ड्रम के अंदर सड़ने के लिए रख दो। तो 10 से 12 दिन के लिए उसको, गाजर घास को और इसको, गोमूत्र को और फिटकड़ी को आप
उस पे अंदर सड़ने के लिए रख दो। 15 दिन के बाद में उसको निकालोगे आप, उसको छान लो आप। छानने के बाद में आप 2 बार स्प्रे करो उसका, उसमें नाइट्रोजन आपका 30 से 40% नाइट्रोजन उस पानी के अंदर हो जाता है आपको। तो आप खड़ी फसल में भी इसको स्प्रे कर सकते हो, मैंने बताया इसको यूरिया की पूर्ति के लिए। और एक आप उसको पानी के साथ में भी आप जड़ के माध्यम से भी इस घोल को दे सकते हो। तो ये 2 विधि है अपने पास में कि यूरिया के लिए आप दोनों तरह की विधि आप अपना सकते हो। एक दूसरा ये है कि एक ही फसल नहीं लेते हुए आप दलहनी फसलों के बाद में एक दलहनी फसलें लें, तो इससे भी क्या होता है कि जो वायुमंडल में अपना जो नाइट्रोजन है, 78% जो नाइट्रोजन है अपना वायुमंडल में, वो क्या करेगी कि जो ग्रंथियों वाली जैसे दाल वाली फसलें अपन ले रहे थे, उड़द है, मूंग है, तुअर है, सोयाबीन है, इसमें क्या कि जड़ के पास में राइजोबियम जो गठाने रहती है, छोटी छोटी मटर के दाने के आकार की जो गठाने रहती है, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सिंग करके जमीन के अंदर देती है वो पौधे को। वो प्राकृतिक रूप से ही नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो यदि अपन ने मूंग, उड़द या सोयाबीन लगाया, उसके बाद में यदि अपन गेहूं लगा रहे हैं उसमें, या मक्का लगा रहे हैं, दूसरी फसल यदि लगा रहे हैं, तो 10 से 15% आपको नाइट्रोजन जमीन में ऐसी ही पड़ी हुई प्राकृतिक रूप से ही मिल जाएगी। तो ऐसे, जैसे मैंने आपको 3 तरह की विधि बताई है, तो आप दलहनी फसलों के बाद में एक दलहनी वाली फसलें ले सकते हैं, एक गाजर घास और गौमूत्र का फिटकरी का ये दे सकते हैं। और एक जो मैंने बताया आपको कि जो खेत के जो अपने पास में जो गोबर रहता है, उसके जो नीचे का जो गोबर रहता है सड़ा हुआ, उसको भी आप पानी के साथ में वो उसकी जो धार है वो डाल के भी अपन दे सकते हैं। तो ऐसा 2-3 सोल्यूशन है कि आप नाइट्रोजन की पूर्ति जरूर कर सकेंगे। सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन और है, छोटा सा जी बस जी, बताओ लास्ट। बताओ। आप जो जैविक चीजें उपलब्ध कराते हैं लोगों को, जी जी। उनको विश्वास कैसे होता है कि ये जैविक है? हाँ हाँ, नहीं सही है। उसमें सर क्या है कि जैसे एक तो हमारा एमपी सोका से रजिस्टर्ड है, आपने नाम सुना ही होगा, जैविक प्रमाणीकरण जो संस्था रहती है को, वो उसका 3 साल में आपको सर्टिफाइड मिलता है उसका। तो वो क्या करते हैं कि हर 6 महीने में यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं। और हमारा जो गोदाम रहता है उसमें हल्दी रहती है, मिर्ची रहती है, धनिया रहता है, अनाज रहते हैं, जो भी रहते हैं, तो वो जो भी जिस चीज का उनको ये लग जाता है कि हम इस चीज का सैंपल लेके लेबोरेटरी में टेस्ट कराएंगे, तो जैसे मिर्ची का ले लिया, दाल का ले लिया उन्हें, या अनाज का ले लिया, वो यहाँ से जाके उनका लेबोरेटरी में टेस्ट कराते हैं, जिसके बाद में फिर स्कोप सर्टिफिकेशन जारी करते हैं। और उसकी वैलिड रहती है 6 महीने की। और एक स्कोप सर्टिफिकेशन जो नंबर देते हैं, उस नंबर के माध्यम से फिर हमारा जैविक में माल जाता है। ये तो हो गई आपको कागजी कार्रवाई। यदि जो कस्टमर हमारा माल खरीदता है, वो कस्टमर बाजार से जो अनाज लाया, बाजार से जो भी मसाले लाए, उससे बेस्ट गुणवत्ता का, बेस्ट स्वाद का यदि है आपको, जो हम जैविक बोल के यदि दे देंगे, ने उसमें अंतर आया, तो ऑटोमेटिक अपना प्रचार हो गया और विश्वास हो गया कस्टमर को। क्योंकि एक तो कागजी कार्रवाई जरूरी है इसमें, और एक उसका जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी भी आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और क्वालिटी भी जैसे हल्दी की मैंने प्रोसेसिंग विधि बताई, ऐसे भी उसको धनिया है तो धनिया को भी छाव में सुखाना है, उसका जो नेचुरल कलर है, प्राकृतिक कलर है, उसको उड़ने नहीं देना है, उसको कैसे तैयार करना है। उसमें जैसे आजकल पाउडरी मिंडू लगता है, अभी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है धनिया में, तो उसमें पाउडरी मिंडू के लिए अधिकतर लोग क्या कि सल्फर देते हैं। जैविक वाले जो रासायनिक खेती करते हैं वो सल्फर देते हैं। तो सल्फर के बजाय हमने खराब जो खराब वाली हल्दी है, उसका चूरा बना लेते हैं। और कुछ जो राख रहती है, अपने जो बर्तन मांजते हैं लकड़ी की राख रहती है, उसमें मिला के सुबह के समय उसका बुरकाव करते हैं, तो उससे पाउडर मिल्ड्यू का भी आपको कंट्रोल होता है। और उसमें आपको जो धनिया के अंदर जो केमिकल आता है सल्फर का, वो भी नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारी बातें हमको कस्टमर को भी बताना पड़ेगी। और मेन बात तो ये है कि जैविक और अजैविक का सर्टिफिकेशन के साथ साथ में ये क्वालिटी में भी आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा आपको। एक बार आप वो जैविक वाला लेना, एक बार अजैविक लोगे, तो खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, इसके स्वाद में और इसके खुशबू में अंतर है कि नहीं है। ऐसे करके मालूम पड़ जाएगा आपको। अब जो हमसे जुड़ रहे हैं,
वो आपने बहुत बढ़िया प्रश्न बताया, ये अच्छा करा कि आपने इसका ये 2-3 विधि की, इसको एक क्वालिटी को आप मेंटेनेंस रखना पड़ेगा और विश्वास करके यदि कस्टमर लेता है तो उसको 100% ही हमको नेचुरल देना पड़ेगा ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। योग। जी धन्यवाद शरद जी और आदरणीय राधेश्याम जी ने आपके सवालों का जवाब दिया। अब मैं अगले सवाल हमारे ओमकार नाथ जी झारखंड पलामू झारखंड से हैं, किसान हैं, और मैं चाहूंगा कि वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। और आदरणीय ओमकार नाथ जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर सर। मेरा सवाल है कि जो मशीन आप उपयोग करते हैं हल्दी के लिए, ये जी सब हाँ जी, वो हल्दी का सफाई करने के लिए जो मशीन उपयोग करते हैं ये कितने की आती है, और ये जी जी। पल्वराइजर जो है मशीन पीसने वाली है ये कितने की जी आती है और कहाँ उपलब्ध होगा, पहला चीज। और दूसरा जी। सवाल मेरा ये जानना रही है कि पर इसको सप्लाई आप कैसे करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं या फिर दुकान के माध्यम से करते हैं, कैसे सप्लाई करते हैं अपने सामान को, जी प्रोडक्ट को। जी 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 जी। ठीक है सर। अभी आपने बताया जो हल्दी का जो ये जो छिलके निकालने का, जो ऊपर का जो परत निकालने का, ये जो सर 85,000 रुपए की लागत में आएगा। ये 3 अश्वशक्ति से चलने वाला 3 HP की मोटर से चलेगा ये, और एक बार में इसमें 50 किलो हल्दी डाल के 10 मिनट में आपका जो ऊपर का जो छिलका रहता है, ऊपर का जो परत रहती है वो निकल जाएगी, और बहुत बढ़िया आपको प्रोसेसिंग हो जाएगी इसकी। और इसके निकालने के बाद में पल्वेलाइजर बोले तो पल्वेलाइजर में सर 40,000 रुपए से लगा के 3 लाख रुपए तक की रेंज रहती है इसमें। उसमें इसके कैपेसिटी के ऊपर रहता है कि 1 घंटे में कितनी हल्दी पीसना है अपन को, 1 घंटे में कितना पाउडर बनाना है। तो हमारे पास में अभी 2 पल्वेलाइजर हैं, तो उसमें 10 HP अश्वशक्ति से चलने वाले पल्वेलाइजर है, 10 HP की मोटर लगती है उसमें। तो उसकी कैपेसिटी है सर 1 घंटे में 2 कुंटल हल्दी का पाउडर बना देती है। तो ऐसे में वीडियो के मार्फत से आपको फिर बाद में आपको कभी कॉल करना, तो वीडियो के मार्फत से मैं आपको वीडियो कॉल के मार्फत से आपको ये मशीन बता दूंगा। और फिर माल की पूछ के आपको 2 क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, को आंसर हो गया। और माल बेचने के लिए हमने डेमो के रूप में भी, पहले तो डेमो के रूप में चलाया था इसको, फिर अभी हम डी मार्ट जो रहते हैं बड़े बड़े, जैसे इंदौर में, भोपाल में, आपका नोएडा में, वहां पे हमारा कुछ डी मार्ट में भी अपना माल जाता है, और जो शॉपिंग मॉल रहते हैं वहां पे जाता है। और स्थानीय ग्राहकी भी हमारी बहुत अच्छी है। जैसे हमारे पास में जिला है, 2-3 जिले लगते हैं, उज्जैन है, आपके शाहजहांपुर है, आगर है, मंदसौर है। तो यहाँ पे भी हमारे जो जुड़ने वाले जो अधिकारी लोग हैं, इनको भी माल एक बार चखा इन्हें स्वाद हमारा माल का, डबल में रिक्वायरमेंट करी हमने, तो हमने एक बंदा रख रखा है जिसको जैसे कोरियर से यहाँ से 200 किलोमीटर है कि 150 किलोमीटर, तो हम जैसे आजकल चार्टेड बस में पार्सल सुविधा है, सभी दूर हमारा माल तो चार्टेड बस में यहाँ से पार्सल कर देते हैं। आराम से वहां पे माल चला जाता है, 2 दिन में तो माल पहुंच जाता है, चाहे आप वो बेंगलोर पहुंचाओ, चाहे आप दिल्ली पहुंचाओ, चाहे आप कहीं भी पहुंचाओ। तो एक तो हम उसके माध्यम से देते हैं, और जो स्थानीय 50 किलोमीटर के एरिया दायरे में है उनको होम डिलीवरी भी करवा देते हैं यहाँ से, और कुछ कोरियर भी करवा देते हैं। और जो बड़ी बड़ी जो जैसे ऑर्गेनिक शॉप है, जहाँ पे जैसे इंदौर में 2-3 ऑर्गेनिक शॉप है, वहां पे हमारा माल थोक में भी ले लेते हैं वो, कि 1 कुंटल हमको देना है, आपका ब्रांड के नाम से नहीं देना, हमको लूज में देना है, तो हमारा सर्टिफिकेशन नंबर और हमारा माल वहां पे दे देते हैं। वो फिर वहां पे उनको छोटे छोटे काउंटर बना रखे उनने, तो हमारा थोक से ले लेते हैं, और फिर वो खेची में बेचते रहते हैं। तो हमको मार्केट में कोई भी दिक्कत नहीं, हमारा माल लगभग लगभग जो तैयार होता है, मेरा और दूसरे किसानों का भी तैयार होता है, वो लगभग लगभग दूसरा सीजन आते आते सभी बिक जाता है। मतलब हमको बेचने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन पहले तो आपको लोगों का, कस्टमर का विश्वास जीतना पड़ेगा। आपकी क्वालिटी कैसी है, आपका प्राइस क्या है, आपको बात करने का कस्टमर को क्या तरीका है, ये सारी बातें भी आपको मार्केट में यदि आप उतरोगे तो आपको सभी तरह की या ये बात आपको याद रखना पड़ेगी, तभी आप बाजार में आप लिंकेज स्थापित कर पाओगे।
खैर मैं तो कम पढ़ा जी लिखा सर, हूँ, जी और सर, जी सर, जी सर। मेरा एजुकेशन तो इसमें सर सर 8वीं मिडिल है। लेकिन जो एमबीए रहता है, एमबीए जो कोर्स रहता है, मार्केट बिजनेस जो कोर्स रहता है, उसमें क्या रहता है, ये रहता है कि अपने माल को कैसे आपको बेचना है, कैसे क्या करना है। तो आपकी शालीनता, आपका व्यवहार, आपका कुशलता, ये भी निर्भर करती है कि आप अपने माल को किस तरह से दूसरे के सामने पेश लाओगे, उसकी क्वालिटी क्या रखोगे। उसको मार्केट का भी देखना पड़ेगा आपको कि मैं मेरी हल्दी और मिर्ची जेवी करके ऐसा भाव बता दिए मैंने कि कस्टमर ले नहीं पाएगा। वो 400 रुपए बता दिए मैंने, 500 रुपए बता दिए मैंने कि ये मेरे तो जेवी के, तो एक उच्च वर्ग का जो कस्टमर है वो तो ले लेगा उस चीज को, लेकिन निम्न वर्ग का, मध्यम वर्ग का लेने में भी उसको कराया गया, अरे यार बहुत ज्यादा अंतर है, बाजार में 200 रुपए किलो हल्दी मिल रही है, ये 400 रुपए लगा के बैठे। तो आपको कहीं ना कहीं उस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप बाजार में उतरते हो तो सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, तभी आप आपका मार्केट चला पाओगे। अभी मेरा सर 1 करोड़ 80 लाख का टर्नओवर है इस साल में, मेरा जो अदर किसानों का और मेरा खुद का, और माल इतना कि मेरे पास में अभी 4 ऑर्डर मेरे पास में अभी जयपुर के पड़े हुए हैं, लेकिन मैं माल समय पे तैयार नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको भी मैं 8 दिन का 10 दिन का समय देता हूँ। तो ये बात है कि एक तो आप को बोलने का क्या तरीका है माल बेचने के लिए, एक आप क्वालिटी क्या रख रहे हो, उसकी कैसी क्वालिटी दे रहे हो, आप बाजार से अच्छी क्वालिटी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। एक प्राइस में भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि दूसरा प्राइस क्या दे रहा है, आप क्या प्राइस दे रहे हो। ऐसे करके मार्केट का हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही इस समय, और अच्छा मार्केट चल रहा है कम से कम। जी सर, ग्राहक आपसे कैसे कांटेक्ट करते हैं? फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के जी माध्यम जी। से, मेल के माध्यम से, और वेबसाइट के माध्यम से, क्या क्या आप सुधार रखे हैं? व्हाट्सएप से भी करते हैं सर, फोन से भी कर लेते हैं, और वेबसाइट भी हमारी उस पर भी डाल देते हैं। और जैसे जहाँ भी हमारे कृषि मेले वगैरह रहते हैं, हमारा जो एडवर्टाइजमेंट जो हमारा यहाँ पे इन्वेट रहता है, यहाँ पे जो किसान को बुला के हम जो यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, उसके मार्फत से भी हम पूरे लिंक डाल देते हैं, यूट्यूब वगैरह पे हमारे लिंक डाल देते हैं, उस मार्फत से भी हमारे पास में कस्टमर और दूसरे भी जुड़ जाते हैं, और जो हमारे पहले से जुड़े हुए हैं वो तो हमारे परमानेंट रही सही कस्टमर। जी 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 सर, मैंने सर चावल चावल मैंने पैदा किया सर, काला चावल और काला नमक किरण, ये 2-3 जी वैरायटी जी के चावल ऑर्गेनिक किया हूँ सर। इसके लिए मैं शुरुआती में हम क्या करें सर, मुझे सुझाव दीजिए। जी जी जी। सर शुरुआती आपका स्कोप सर्टिफिकेशन है कि नहीं है सर अभी? जी सर, अप्लाई किया हूँ सर, अभी नहीं मिला है अभी। मिला नहीं है अभी, इस साल ही करा अप्लाई किया आपने? जी जी सर, इसी वर्ष किया हूँ सर। इसी वर्ष किया तो चलो, ये अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद में तो हो जाएगा। लेकिन अब जैसे उसमें पूरा ऑर्गेनिक करें सर अपन ने? जी जी सर, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक ही है ना? तो सर जी जी ऑर्गेनिक का तो यही है सर कि अभी फर्स्ट बार में तो अपन क्या करेंगे उसको कि थोड़ा सा सैंपल के रूप में आप 100 ग्राम के कुछ सैंपल के रूप में आप पैकिंग कर लो, आप उसमें थैली के अंदर पैकिंग कर लो, और उसको जहाँ जहाँ पे भी अपने थोड़े से अच्छे टर्म्स है, अच्छे थोड़ा सा पहचान वाले हैं, उनको जो बड़े थोड़े बड़ी रेंज के आदमी है, जैसे आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी है, उनको थोड़ा सा अपने जो भी सिटी आपको बाजार में लगती है वहां पे आप कुछ डेमो के रूप में आप 10 किलो तक के कुछ डेमो बना लो उसका, वो डेमो के रूप में आप उनको निःशुल्क वो दो आप, और उनका स्वाद उनको दूसरे जो बाजार से जो चावल आ रहे हैं उनकी बताओ कि इनके स्वाद में और उनके स्वाद में अंतर है कि नहीं है। ऐसा करके आप उसको डेमो के रूप में दो, और डेमो के रूप में देने के बाद में फिर आपके पास में जो थोड़ा बहुत शॉपिंग मॉल है, आपके डीमार्ट है, वहां पे भी आप उनसे डीमार्ट में मिलके उनसे भी कहो कि हमारे जैविक वाले चावल है, और आपको जो हमारा अभी ब्रांड नहीं बना हुआ है लेकिन हम किसान हैं, और 100% ऑर्गेनिक है और 100% क्वालिटी वाला है, तो इसे करके वहां पे भी आप कोशिश करो उस चीज की उतारने की कि इस चीज को अपन जहां जहां पे भी थोड़ा सा अपना, जब जहाँ पे कस्टमर ज्यादा आते हैं, अच्छा माल चलता हो, वहां पे आप उसको थोड़ा देने की कोशिश करना पड़ेगा अपन को थोड़ा सा, तभी अपन उसको चीज को आगे उतार पाएंगे, बल्क में करेंगे। और धीरे धीरे देखो, हर चीज को उतारने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी ये आएगी परेशानी, लेकिन सफलता उसी के बाद ही आपको शुरू होगी कि यार एक बार गए अपन ने, उनने तो नहीं लिया, तो उसको आपको निगेटिव पॉइंट नहीं सोचना, अपन को पॉजिटिव में ही रहना है कि एक नहीं तो दूसरा, एक नहीं तो दूसरा, ऐसे करके ही आपको चलना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में अपना वर्चस्व कर पाओगे सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर जानकारी दी है सर, बहुत प्रैक्टिकल जानकारी दी है जी सर। इसी तरह से मैं भी बढ़ना चाहता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी जी। धन्यवाद। और मैं अब आदरणीय
हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं रघुवीर सिंह रावत जी, देहरादून से हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आपसे संवाद करने का कष्ट करें। जी जी जी। सदन को मेरा प्रणाम और प्रणाम। मुख्य अतिथि जी को भी मेरा प्रणाम। और आपने बहुत ही आपके जो अब तक संवाद किया है उससे ऐसा लगता है आपने बहुत ही सुंदर आप कार्य कर रहे हैं और शुद्ध रूप से जैविक भी कर रहे हैं और उसका मार्केटिंग भी बहुत अच्छा करे और आपका सर्टिफिकेशन भी है। मेरा थोड़ा सा ये सर्टिफिकेशन सभी किसानों का है जो आपसे जुड़े हुए हैं कि आपका पर्सनल है, ग्रुप सर्टिफिकेशन है ये? नहीं, ग्रुप नहीं है सर। मेरा क्या है कि जैसे अपना जो फार्म का तो मेरा खुद का है, 15 एकड़ का मेरा खुद का पर्सनल है, लेकिन जो अदर जो किसान जुड़े उनका भी स्वयं स्वयं खुद का ही है उनका भी। मतलब ऐसा ग्रुप में नहीं करा अपने, ग्रुप के हिसाब से नहीं है। अच्छा, इंडिविजुअल कर रखा है जी 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 जी, इंडिविजुअल। तो उसमें खर्चा ज्यादा आता होगा। जी जी सर, सही सही बोल रहे हैं आप। खर्चा तो कितना ज्यादा है खर्चा सर आता इसमें। है आपका सर्टिफिकेशन का? सर हमारा 7,000 रुपये 6 मंथ का आता है। एक जैसे रबी की खरीफ का 6,000 रुपये, खरीफ रबी का मतलब एक सीजन का 6,000 रुपये एक एक किसान किसान का। का? उसमें हेक्टर के ऊपर है सर। जैसे 6 हेक्टर से कम हो तो 6,000 रुपये, 6 हेक्टर से ज्यादा जमीन हो तो थोड़ा सा 1,000-1,500 रुपये और बढ़ जाएगा। ये सर्टिफिकेशन पीजीएस है या एनपीओपी है? एनपीओपी है सर, अच्छा जी। एनपीओ। तो ये ऐसे कितने किसान हैं जिनका सर्टिफिकेशन है जो इंडिविजुअल? सर 60-70 किसान है सर, 60 से 70 किसान है मेरे पास में। जी जी जी। लेकिन हम और बोल रहे हैं, इस बात से जी भी है कि कुछ ग्रुप में कराते तो इसमें अच्छा फायदा रहता है। ग्रुप में शुल्क भी कम लगता है और सारी सुविधा रहती है सर उसमें। और ये जी 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 अलग अलग करवाए ना, इसमें थोड़ा सा कुछ ज्यादा खर्चा है और कुछ दिक्कतें भी है इसमें। सही बोल रहे हैं आप इसमें। जी जी। अ, लेकिन स- हमारी मजबूरी है सर कि जैसे मेरे आप जैसे किसान मेरे बाहर अदर जिले के भी, अदर स्टेट के भी किसान जुड़े हुए हैं, तो एक जगह नहीं है अपना। जैसे एक जगह होता तो उसमें फायदा रहता ग्रुप में सर, कि एक ही गांव में है या एक ही क्षेत्र में अपना, तो उसमें फायदा रहता है। एक किसान 400 किलोमीटर का, एक किसान 100 किलोमीटर का, एक किसान 50 किलोमीटर का, ऐसे सर वो एरिया में बटे हुए हैं मतलब किसान है इसमें। तो जो ये किसान है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका कोई फेडरेशन टाइप का या कुछ समूह बनाया है आपने या ऐसे ही जुड़े हुए हैं? ऐसे ही जुड़ी है सर। समूह तो कुछ नहीं बनाया हमने। मेरा परिहार एग्रो हर्बल्स एंड एग्री बिजनेस के नाम से मेरा खुद की जो फर्म है, उसके हिसाब से मैंने उनको यहाँ पे इनवाइट भी करा। यहाँ पे उनको ये जैविक जो कृषक पाठशाला चलाता हूँ मैं, तो उसके मार्फत से मेरे से जुड़े और जुड़ने के बाद में मैंने उनको इसको सर्टिफिकेशन करवाया। और ऐसा कोई अपना समूह से या एफपीओ टाइप नहीं है, अपना खुद का पर्सनल ये परिहार एग्रो हर्बल्स एंड एग्री बिजनेस समझ लो कि एक एक एनजीओ समझ लो, ऐसा है मतलब सिस्टम ये। ये क्या एनजीओ है कि ये कोई कंपनी है? नहीं, कंपनी है सर, मेरी खुद की कंपनी, एनजीओ नहीं है सर। पर ये क्या नाम बताया, परिहार? परिहार एग्रो हर्बल्स एंड एग्री बिजनेस। अच्छा इसमें मैं सर किसानों को बीज से लगा के मार्केट तक का काम में देखता हूँ। उसमें जो मेरे जो किसान जुड़े हुए हैं जी जी उनका जी। आप जो क्या सब्जी बोने में किस मिट्टी में। आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेशन में ये क्या नंबर से मान जाते हैं या टीसी भी आप जनरेट करते हैं? सर टीसी देना पड़ेगी ना। जैसे आपने माल खरीदा मेरा कि मेरे को 1 कुंटल हल्दी चाहिए, वो टीसी चाहिए, तो फिर आप मेरे को टीसी देना पड़ेगा। यदि आपने 2 किलो मांगी, 1 किलो मांगी, 3 किलो मांगी, खिरची मांग रहे हो आप, तो फिर वो बस वो रजिस्ट्रेशन हाँ हाँ नंबर हाँ, ही देते हो। तब तो कहा देना जी। वही बल्क में जैसे डी मार्ट वाले हैं हाँ या इस तरह के जी जी। जी जी, हाँ उसमें बल्क में तो सर देना पड़ेगा अपन को। बल्क में तो टीसी देना पड़ेगा अपन को। यदि अब खिरची में है तो खिरची नहीं दे रहे। ये वेबसाइट आपकी किस नाम से है? ये MPORG HERB के नाम से, या मैं मोबाइल से आप व्हाट्सअप कर देना, हाई करके भेज देना, मैं मेरी पूरी लिंक आपको डाल दूंगा। जी जी। यूट्यूब भी है आपका? हाँ, यूट्यूब है सर, जैविक किसान राधेश्याम परिहार करके आप सर्च करोगे तो अपना 4-5 चैनल चलते हैं सर उसमें। NDTV, ग्रीन टीवी, सारा समय, DD न्यूज, DD किसान, ऐसे करके सारा आपको फार्म का और पूरा बायोडाटा आपको दिख जाएगा। उसमें आपको जैविक किसान राधेश्याम परिहार डालना है आपको।
और जो बीज आप मिर्च का बता रहे थे, वो आपने दिखाया भी था, ये मिर्च का बीज देसी है ना? मतलब ये देसी हाइब्रिड तो नहीं हाइब्रिड नहीं तो नहीं नहीं उगाते हैं ना? नहीं 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 सर, देसी देसी वैरायटी की है, देसी है। इसमें तीखापन भी अच्छा है, इसका कलर भी अच्छा है इसका, और इसमें रोग जो कीड़े हैं वो भी कम लगते हैं सर इसमें, क्योंकि आजकल हाइब्रिड जो भी किस्में चल रही है उसमें ज्यादा पानी, ज्यादा खाद और ज्यादा कीट लगते हैं उसमें, और इसमें कीट भी कम लगते हैं, आपके चूड़ा मूड़ा भी कम आता है, और थ्रिप्स का प्रकोप भी कम होता है, और स्वाद भी अच्छा है इसका, और कलर भी नेचुरल है सर इसका। जी जी। इसका बीज मिल सकता है? हाँ, बीज मिल जाएगा सर इसका। और सर जो आप ये औषधीय पादप उगा रहे हैं, आपने कहा कि 8 एकड़ का, आपने 8 एकड़ में करीब आप औषधीय पादप उगा रहे हैं। जी इसमें कौन कौन से हैं जो मतलब कुछ तो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से होंगे, लेकिन मेन मेन कौन कौन से उगा रहे हैं? मेन मेन सर, एक तो अश्वगंधा है मेरे पास में, एक शतावरी है। जी जी। और अश्वगंधा है, शतावरी? शतावरी है, कलौंजी है, हाँ और ये तुलसी है सर, श्यामा तुलसी, जो जिसका सीड फलूदा वगैरह में चलता है, श्यामा तुलसी। जी। और एक चिरायता सर, चिरायता जो कालमेघ भी बोलते हैं उसको, चिरायता भी बोलते हैं उसको। काल मेघ होगा? हाँ, कालमेघ, कालमेघ। चिरायता है? इसको हमारे दोनों नाम से बोलते हैं सर, चिरायता भी बोलते हैं और कालमेघ बोलते हैं। मंडी में ले जाते हैं नीमच तो चिरायता के नाम से एक वो वहाँ बिल बनता है इसका, लेकिन वो चिरायता है नहीं, ये कालमेघ ही है वो। ये जो अश्वगंधा, ये सब आप, ये भी सर्टिफाइड होगा? हाँ, सर्टिफाइड है ना सर, जो हमारे जो है जितनी क्रॉप ले रहे हैं वो सभी सर्टिफाइड है, जिसमें सतावर, अश्वगंधा, ये सारे सर्टिफाइड ही है सर। तो ये मैं एक चीज जानना चाह रहा था, ये अश्वगंधा कितना हो जाता है एकड़ में? ये और सर, ये कितने दिन, मतलब महीने की क्रॉप है? जी सर, ये 5 महीना लेगा आपको, 5 महीने, 150 दिन की क्रॉप है सर। और हाँ हाँ। इसका इसका 1 एकड़ का उत्पादन सर 6 कुंटल तक इसकी रूट निकलेंगे आपको, जड़ी कीमत है इसकी रूट। 6 कुंटल ड्राई या ड्राई ड्राई फ्रेश? ड्राई 6 कुंटल ड्राई ड्राई सूखने के बाद में। और और अच्छी शतावरी? बढ़िया शतावरी सर ज्यादा निकलेगी, शतावरी तो आपको 1 एकड़ की समझ लो कि 200 कुंटल तक निकल जाएगी आपको गीली वाली, और उसको फिर छिलने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद में वही आपका 20 का रेशो आएगा इसका, 1 कुंटल की 20 किलो बचेगी वो। तो 120, 200 कुंटल निकलेगा कुल? गीली वाली 200 कुंटल। हाँ, और पर उसका इसको 20 मतलब इसको 40 कुंटल 1.5 साल ड्राई? की फसल है, 18 महीने की फसल है, 18 महीने की फसल है। हाँ, 18 महीने की है, लेकिन ये कितना निकलेगा? ये निकलेगा मतलब करीब 40 कुंटल हाँ, 35 कुंटल के आसपास ड्राई। निकल जाएगा। और ये कलौंजी? कलौंजी सर 1 एकड़ की 6 कुंटल तक निकल जाएगी सर। ये कलौंजी अलग होती है ना? ये कोई लोग कहते हैं प्याज का बीज ही कलौंजी के रूप में बिकता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, प्याज का बीज थोड़ा अलग रहेगा सर, प्याज का बीज थोड़ा चपटा रहेगा, और कलौंजी है ये थोड़ी जैसे लंबी रहेगा, और प्याज का बीज चौड़ा रहेगा, है लेकिन सेम सेम एक ही है, लेकिन उसकी अलग है और कलौंजी अलग है सर, पौधा प्याज का अलग है और कलौंजी का अलग है सर। जी जी। ये कितना हो जाता है एकड़ का? ये एकड़ का 6 कुंटल तक सीड निकल जाएगा सर इसका, और अभी 17 15 16 हजार रुपए कुंटल का रेट है इसका, भी कुंटल का, 1 कुंटल का 100 केजी का। अच्छा, प्रति कुंटल, अच्छा। और ये मतलब ये ऐसे ही इसको एक साथ कटता है ये, कि अलग अलग निकालना पड़ता है काट के? फिर जैसे गेहूं झाड़ते हैं हम वैसे ही झाड़ते होंगे? नहीं, एक ही थ्रेसर में निकल जाएगा ना सर, गेहूं निकालते हैं उसी थ्रेसर में निकल जाएगा, इसको काट के उसके 2 3 दिन के लिए सुखाने के लिए खेत में रख दो, और जिसके बाद में इकट्ठा करके आप थ्रेसर में निकाल सकते हो इसको, कोई भी दिक्कत नहीं, उसको कोई ऐसा और हाथ से या कोई कूटना नहीं, कुछ नहीं, थ्रेसर में निकाल लो इसको। तुलसी का तो पत्ते निकलते होंगे? हाँ, तुलसी 2 तरह की रहती है सर, हम श्यामा भी करते हैं और रामा भी करते हैं। एक तो रामा तुलसी करते हैं, वो उसकी लीफ जाती है बिकने के लिए, और एक काली वाली जो तुलसी करते हैं उसका जो खाली सीड ही बिकता है, उसका जो काले ब्लैक सीड ही बिकता है उसका, तो उसका भी अच्छा अभी 30 हजार रुपए कुंटल का रेट चल रहा है सीड का, और वो भी 1 एकड़ की समझ लो आपकी 6 कुंटल तक आराम से निकल जाएगी।
और ये पत्ते क्या भाव जाते हैं सूखे हुए? सूखे पत्ते सर 70 से 80 रुपए किलो जा रहे हैं इसके, जो रामा तुलसी के लीफ पत्ते। जी, अच्छा। और चिरायता, ये तो चिराया तो काट के सर, बेचते होंगे। चिराया तो सर पूरा पंचांग ही रहता है उसका, जैसे पौधा हाँ हाँ, सहित। पूरा काट के छोटे छोटे टुकड़े करके बेचते होंगे। जी जी, बस 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 वही। अभी सर इसका अभी हमारे नीमच में रेट चल रहा है सर 18 रुपए से लगा के 24 रुपए तक सूखा। किलो। किलो सूखा, किलो का बता रहा हूँ मैं, या कुंटल से और समझो ये आप तो निकलता 18। कितना है? ये तो ज्यादा निकलता है सर, 1 एकड़ का 20 से 30 कुंटल तक निकल जाता है सर सूखा। सूखा। और इनके जो ये मेडिसिनल प्लांट आप उगा रहे हैं, इनके मार्केटिंग में दिक्कत तो नहीं आती है? कुछ दिक्कत नहीं आती है सर, कुछ भी दिक्कत नहीं आती। कुछ तो हम यहाँ पे प्रोसेस करके भी, जैसे हमारा खुद का अश्वगंधा पाउडर है, शतावरी पाउडर है, मुसली पाउडर है आपका, कोष पाउडर है, गिलोय पाउडर है, ये खुद भी पैकिंग के मार्फत से भी देते हैं। और कुछ माल बच जाता है ज्यादा बल्क में, या कुछ क्वालिटी थोड़ी सी ऐसी रहती है, तो उसको हमारे पास में नीमच मार्केट है, तो यहाँ पे हम उसको मंडी कर लेते हैं, उसकी मंडी में बिक जाता है सारा माल। ये जो आपने बताया ये मंडी रेट है? ये मैंने बताया वो मंडी रेट है, ये मेरा रेट यहाँ का जो प्रोसेसिंग वाला रेट नहीं है, मंडी रेट है। और ये मूसली मूसली का उत्पादन कितना होता है? मूसली वही क्लोरोफाइटोन वाली? वही 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 मोस्टली जी। क्लोरोफाइट। ये कितना होता है एकड़ का? ये सर जैसे ये मैंने बताया आपको, ये मूसली का ही है हमारा, ये मूसली पाउडर ही है। जी जी। ये ये सर 1 एकड़ का, ये 1 एकड़ का निकल जाएगा सर आपको। गीला वाला माल लोगे आप तो 24 कुंटल तक गीला निकल जाएगा खेत से, और उसको प्रोसेसिंग करने के बाद में वो का वही रेशो आएगा सर, 25% बचेगा ये सूखा माल, ड्राई माल। अब मैंने थोड़ा सा इसमें मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, तो जी। ये शतावरी में मतलब वही मेथड होगा जो आपका ये बड़ा, मतलब इसका प्रोसेसिंग काफी महंगा है ना? हाँ सही शतावरी है सर। मूसली, फिर उसका छिलका निकालो, फिर सुखाओ, हाँ जी तो सर, इसमें सही काफी है। लेबर लग जाती होगी, या कोई मैकेनिकल किया है आपने कुछ? मैंने सर इसका सब ट्राई कर लिया। अभी मैंने सर 2 लाख रुपए बिगाड़ दिए इसका, यहाँ पे प्रोसेसिंग करने के लिए। जो भी विधियां थी वो सब मैंने लागू कर दी, लेकिन मूसली का तो सक्सेस हो गया मेरे पास में। मूसली छिलने का तो बिल्कुल 100% मूसली छिला जाती है, इससे सफेद मूसली तो। लेकिन शतावर छिलने के लिए मैंने कृषि अभियांत्रिकी, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी दिल्ली, आपके लखनऊ, भोपाल, यहाँ पे जा जाके भी बहुत कोशिश कर ली सर, पर इसका प्रोसेसिंग यूनिट बन ही नहीं पाई। मैंने 2-3 लाख रुपए के ऐसे डेमो के रूप में प्रैक्टिकल कर करके सामान बिगाड़ दिए, लेकिन इसका छिलका निकलने में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है सर, और इसकी लेबर जी। कॉस्ट के कारण ही ज्यादा हाँ, वो है। एक एक किसान है यही बरेली में है, वो भी काफी मात्रा में उगाते हैं, तो पर उनका तो मतलब मैंने देखा वो वीडियो में, तो उनका 100 लोग छिलके निकालने पे लगे हुए थे, महिलाएं। जी। मतलब पहले उबाला, फिर छिलके निकालो, हाँ हाँ, बस फिर बस वही 16 तक। वही वही सही सही है, हाँ, वही तो विधि। काफी काफी क्योंकि इसका लेबोरियस, इसका मतलब छिलका काफी। मूसली का तो हो जाएगा, लेकिन इसका छिलका बहुत कड़क रहता है, तो वो नहीं निकल पाएगा। नहीं, उसको आप उबालते नहीं है क्या? नहीं नहीं सर, हम 2 तरीके से करते हैं। जैसे एक तो जो सफेद वाली रहती है हमारी, जो देसी जंगल वाली जो रहती है, उसको तो ऐसे ही छिलका निकाल लेते हैं, चाकू से ही छिलका निकालते हैं उसका, तो उसका बिल्कुल व्हाइट रहेगी वो, बिल्कुल सफेद झक रहेगी वो, उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। और थोड़ा सा उबालते हैं अपन, बॉयल करते हैं उसको, नेपाली सतावर बोलते हैं उसको, उसमें पीलापन आ जाता है सर, उबालने के बाद उसमें पीलापन आ जाता है। और नेपाली भी उगाते हैं आप? हाँ, नेपाली भी करते हैं ना सर, उसको नेपाली उबाल का तो लेते हैं। उत्पादन कम है शायद। उत्पादन भी कम है सर, मार्केट भी कम है उसका, और कुछ औषधि गुण भी उसमें ये हो जाते हैं सर, डैमेज हो जाते हैं उबालने के बाद में। अच्छा अच्छा, जी जी जी, बहुत अच्छी जानकारी। आपका नंबर मेरे ख्याल से एक मैसेज में डाला है। डाला है ना, तो देख लेना आप, और कभी भी ऐसा हो ना तो आप फोन लगाना, मैं आपको जब भी जरूरत लगेगी आपको तत्पर रहूंगा आपकी सेवा में। भाई साहब का नंबर डाल दिया। मेरा एक प्रश्न है ओम। जी ओम। ओम, हाँ, मैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से बोल रही हूँ, प्रणाली। जी। आपका मार्गदर्शन तो बहुत ही अच्छा रहा। आप हमारे यहाँ के किसानों को ऑनलाइन जुड़ा तो मार्गदर्शन दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ, दे सकेंगे, समय ले लेना, आप दे सकेंगे। ओके ओके, हाँ। ओम।
मेरा नंबर सेव कर लेना आपको, और जब भी ऐसा हो, कोई कॉन्फ्रेंस होती हो, तो मैं दे दूंगा समय, उस समय पे आप बिल्कुल जरूर, हमारा तो परिहार काम यही साहब, नहीं है। परिहार साहब, मैं बने सिंह आर्य बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन था कि आप प्लांट दिखाइए अपना। प्लांट। हाँ जी, आप प्लांट दिखा दीजिए, सभी लोग देख लेंगे अभी। हाँ, ऐसे जी आपका कैमरा चालू रहने दीजिए, प्लांट दिखाइए आप। आपका फार्म दिखाइए। जी जी, मैं दिखाता हूँ। ये तो हमारा ऑफिस है। जी, मोबाइल का आप सामने वाला कैमरा चालू करिए, तो वो सब दिखता जाएगा एक साथ। हाँ हाँ, करता हूँ। जी, ये हमारे मिर्ची पीसने की ये पल्वेलाइजर है, ये वाला दिख रहा है आपको? जी, जी, ये मिर्ची पीसने का पल्वेलाइजर है, और ये शार्टेज मशीन है। इसमें यहाँ पे कुछ भी अनाज डालते हैं, चाहे धनिया हो, गेहूं हो, और ये ऊपर यहाँ पे छन्ने पे डलता है। यहाँ पे ऊपर छन्ने लगा रखे हैं, इस पे डलता है, और यहाँ से क्लीन होके, जैसे कूड़ा कचरा मिट्टी वगैरह यहाँ पे निकल जाता है। फिर इसमें डिस्टोनर में, यहाँ से इस डिस्टोनर में डलता है, और यहाँ से मिट्टी वगैरह यहाँ से निकल जाती है साफ होके, और माल यहाँ पे निकल जाता है इसका। और ये पूरा सेटअप लगा रहता है इसमें, पूरा सेटअप है ये। और ये प्याज भंडारण है, इधर प्याज भंडारण है। इसमें अभी तो प्याज निकाल लिए अपन ने, बेच दिए हैं, और ये 50 टन प्याज आता है। एक और बताता हूं मैं आपको, मोटू नहीं है, मोटू कर दे, मोटू नहीं है। ये जो हल्दी का मैंने बताया था ना आपको, ये हल्दी का है। इसमें हल्दी डाल देते हैं, और इससे घूमता है ये। जी, आदरणीय राधेश्याम जी चले गए हैं। फोन आ रहा था उसका, फोन उठाने के कारण वो लेफ्ट हो गए। चलिए, अब आदरणीय बने हमारे अजीत भैया का सवाल था, लेकिन अब कल देखते हैं, उनको कल जोड़ेंगे। तो अजीत कुमार सिन्हा जी का सवाल। जी कोई बात नहीं, मैं फिर उनसे पूछ लूंगा, नंबर मिल गया है सर, और मैं बात कर लूंगा, क्योंकि मैं जिस सेगमेंट में काम कर रहा हूँ हॉर्टिकल्चर के ऊपर, तो मेरा सवाल है कि क्या एज ए इंटरक्रॉप ये जो फसलें बोल रहे थे, क्या उनको उगा सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ संतरा में के बड़े बड़े बगीचे हैं, उसमें काफी जगह नीचे जुड़ गए हैं वो, जुड़ गए हैं आदरणीय राधेश्याम जी। जुड़ गया सर। और बताऊं मैं आपको, ये वाला, ये मूस कटर है, आपको दिख रहा है, ये मूस कटर है। इसमें धनिया, जीरा, अजवाइन, इनका सबका जैसे ऊपर से डाल देते हैं अपन, और यहाँ से इसका मूस कटर होके ग्रेडिंग होके इधर निकल जाएगा, ये इधर माल निकल जाएगा ये। और ये छन्ना है, इसको
इसपे जैसे अपन ने हल्दी है, मिर्ची है, कुछ भी यहाँ पे डाल देते हैं उसको पीसने के बाद में। और इसमें वाइब्रेशन होता है इसमें, जैसे ये नीचे आपको दिख रहा हुआ है, ये मोटर से चलता है, वाइब्रेट। ओके, बारीक बारीक जैसे अपन हाथ से जो आटा वगैरह जो छानते हैं, ऐसे यहाँ से निकल जाता है, और जो बड़ा रहता है वो इधर निकल जाता है, इस साइड में बड़ा माल इधर निकल जाता है। फिर इसको फिर इस पल्वेराइजर में डाल देते हैं अपन। ये अलग पल्वेराइजर है, वो अलग गोदाम है। मैं इस एक और दूसरा गोदाम में आया हूँ अभी। इसमें हम हल्दी और धनिया पीसते हैं। ये पल्वेराइजर अलग है, इसमें हल्दी और ये धनिया पीसा जाता है। और एक ही मोटर से इसमें 2 यंत्र चलते हैं। ये इधर का बेल्ट निकाल के इसमें बेल्ट लगा देते हैं। इसमें जड़ी बूटी पीसने का है, ये आपको दिख रहा है इसमें। ये भी आपको 10 HP से चलता है। इसमें अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, शतावरी है, त्रिफला है, ये सारे माल इसमें पिसा जाते हैं और फिर इसमें ये निकल जाते हैं। ये दाल बनाने का है, आपको दिख रहा है। इसमें मिनी दाल मिल है। इसमें तुअर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, सभी तरह की दाल यहाँ से इसमें। और ये धनिया है, आप देख रहे हो, ये धनिया को छाव में सुखाते हैं। अब देखो ये धनिया आपको दिख रहा है, धनिया है, ये देखो। जी जी दिख रहा है। ये धनिया छाव में सुखाते हैं। अभी ये छाव में पड़ा हुआ है, देखो आप धनिया। इसकी खुशबू अलग ही देखिए आपको, इसकी खुशबू अलग देखिए। और इसके बाद में फिर जो पैकिंग करते हैं, ऐसे अपना जैसे ये पैकिंग है, देख ये अपना हल्दी देखो आप, ये हल्दी वाला पैकिंग है। ये इस पे QR कोड, बार कोड, आपको क्या न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक लाइसेंस, सर्टिफिकेशन नंबर सारे मिल जाए आपको। ऐसे मिर्ची के, हल्दी के, ये पैकिंग बना रखी है अपन। और ये साबुत मिर्ची अपनी, जो साबुत वाली जो मिर्ची है उसको भी देते हैं। देखो आप, ये मिर्ची देखो, कलर कितना बेस्ट है इसका। ये भी यहाँ पे गोदाम पे रखी हुई है साबुत वाली मिर्ची। और इसको पॉलिश करने का ये है, जैसे दाल बनाने के बाद में कुछ चमकाते हैं इसको, जैसे बाजार में जो आपको देखिए चमकाने के लिए ये पॉलिशर है। इसमें दाल को यहाँ पे डाल देते हैं, और ये जो आपको छोटे छोटे डिब्बे दिख रहे हैं, इस डिब्बे में एक में पानी डाल देते हैं, एक में जो अलसी का तेल डाल देते हैं। इसमें नीचे से एक बूंद गिरता रहता है, और ये मोटर से चलती है, और इसमें रस्सी लगी हुई है बीच में, तो इससे दाल की पॉलिश हो जाती है और बढ़िया दाल वही निकल जाती है। ये सारे पैकेजिंग के सिस्टम है, आपको देख रहे हो, ये पैकिंग करने के सिस्टम है ये वाला। और ये ऑटोमेटिक वेटिंग मशीन है। इसमें 100 ग्राम से लगा के 200 ग्राम तक के पाउच निकाल सकते हैं। इसमें यहाँ पे कुछ भी पाउडर डाला, अश्वगंधा का है, हल्दी का है, धनिया का है, और यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं इसमें कि 100 ग्राम का पाउच निकालना है, 50 ग्राम का निकालना है। और जिसके बाद में ये पूरी पाउच बना के वेट भी इससे हो जाएगा और पाउच भी इससे बन जाएगा। और ये अपना उधर देख रहे हो, ये गाय बनी हुई, और ये वर्मी कंपोस्ट। और मैं आपको अभी और मिर्ची बताऊंगा, अभी देखना मिर्ची के लिए भी। ये वर्मी कंपोस्ट है, और ये 10 पर्णी अर्क, 5 पत्ती गाढ़ा वगैरह ये बनाने के यंत्र है। ये 5 पत्ती गाढ़ा, ये वर्मी वाश, और ये बता रहा हूँ आपको 5 तरह की पत्ती बनाने का ये मटके। इसमें सभी तरह की 5 तरह की पत्ती, इसमें नीम, धतूरा, आकड़ा, बेशर्म, सीताफल, ऐसी जो चीजें हैं, ये से मटके बना रखे अपन ने। इन मटके में ये बनाते हैं, जैविक कीटनाशक बनाते हैं। ये जो अपना भूसा रहता है, इसको भूसे को जलाते नहीं है, इस भूसे को वर्मी कंपोस्ट में डालते हैं। ये जो आपको दिख रहा हो ये भूसा, इसको वर्मी कंपोस्ट में डालने के बाद में फिर इसकी जो खाद बनती है उस खाद को छान लेते हैं। ऐसे ये छन्ने हैं, ये छन्ने हैं, इसमें छान लेते हैं उस खाद को, और चाय की पत्ती रहती है अपने, ऐसी खाद तैयार हो जाती है अपनी, बिल्कुल चाय की पत्ती जैसी खाद। ये चाय की पत्ती जैसी खाद तैयार हो जाती है। और जो इधर को उधर की जो पेड़ों की पत्ती वगैरह रहती है, इसको भी ऐसे नाड़े पे, ये नाड़े बना रखा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये नाड़े पे। इसमें ऐसे जो पत्तियां वगैरह, फूल वगैरह रहते हैं, इसको यहाँ पे इकट्ठा करके इसको सड़ा लेते हैं, और इससे भी बढ़िया खाद बन जाता है। ये अपना ये वाला एरिया है जो मिर्ची आपको दिख रही है,
ये प्रदर्शन के लिए रख रखी थी मिर्ची अपन ने। और ये जो मैं बता रहा था ना आपको, कीट पतंगे जो नीला पीला गत्ता, ये कितने तरह के कीट आपको दिखेंगे, देखो ये सारे इसमें चिपक गए हैं। ये से पूरे खेत खेत में जैसे 8 10 15 जगह लगा देते हैं। ये मिर्ची वाला प्लांट बता रहा हूँ मैं आपको। ये एक लाइन रखी हुई है मिर्ची की, देखो आप ये मिर्ची। ये मिर्ची मिर्ची दिखेगी आपको। इस पूरे एकड़ की अपन ने 13 14 कुंटल मिर्ची निकाल ली है इसकी। और उधर नीचे जो ऑरेंज दिख रहे हैं आपको, संतरे के पेड़ दिख रहे हैं, उसमें हल्दी लगी हुई है। और इधर वो प्याज के बीज दिख रहे हैं आपको, उधर प्याज के बीज तैयार करने के लिए प्याज के बीज लगा रखे हैं। और पूरा नेचुरल फार्मिंग है अपना। और इसमें त्रिफला यहाँ पे बनाते हैं अपना, एक और गोदाम है ये अपना। इसमें बहेड़ा आंवला इसमें मशीन में पीसा जाता है, ये अलग गोदाम है अपना। और मिर्ची के लिए आपने देखा ये ड्रिप लगा रखी है, ड्रिप। और ये मल्चिंग जो शीट लगा रखी है, ये मल्चिंग पेपर, इसके ऊपर मिर्ची लगाते हैं। इससे खरपतवार वीडीसाइड भी नहीं होता है और पानी का वाष्पीकरण भी नहीं होता है। और इस गोदाम में ये इसमें त्रिफला बनाते हैं। ये मोटर लगी हुई है और ये इसमें आप जाता है। ये अभी माल, नया माल आने लगा है। ये बहेड़ा आपने नाम लिया, ये बहेड़ा है। कैमरा बंद हो गया आदरणीय आपका कैमरा। ऐसा कैमरा बंद हो गया आपका, कैमरा बंद हो गया। जी, कैमरा चालू करिए आप। जी जी जी। जी हम आदरणीय भाई साहब जी का सर का कैमरा प्रश्न ले लें सर। हो गया सर, कैमरा बंद है अभी क्या चालू हाँ ही नहीं? अभी चालू हो गया। चालू हो गया। वो बेक करा था सर, मैंने पीछे का बताया था मैंने। जी 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 जी। कैमरा को बेक करा था मैंने, थोड़ा सा फील्ड में घूम रहा था इस कारण से। अजीत सर जी का हैंड रेस है, उनका प्रश्न ले लें सर। हाँ बोलो ना आप सब बोल। जी आदरणीय अजीत कुमार जी, अजीत सिन्हा जी। नमस्कार सुनीलाल जी। और परिहार जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। आज का सेशन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और चूंकि मैं ऑलमोस्ट इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के काम कर रहा था, और आज संयोग है कि इनके विचार जो मैं सोच रहा हूँ उससे पूरे मिल रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ों का जवाब मुझे बीच में ही मिल गया, इनसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। जब इन्होंने फील्ड दिखाया और प्लांट दिखाया तो मुझे मेरा जवाब मिल गया। इसके लिए धन्यवाद, मुझे प्रत्यक्ष मिल गया उन सब सवालों के जवाब। और इन्होंने जी। कुछ बोल भी दिया कि उधर संतरा लगा हुआ है, इधर मैं बगीचे में, इधर मैं हल्दी करता हूँ। तो ज़्यादा कुछ पूछने के लिए नहीं बचा है। मैं इनसे संबंध कांटेक्ट करूंगा इनको, क्योंकि जो एनपीओपी का जो सर्टिफिकेशन का जो सवाल है उसके ऊपर मेरे कुछ हैं मुख्य बिंदु, जिसको कैसे मैं कर सकते हैं खेती